भाई और बहनों, मिलिए यूकी से, एक बेहद पावरफुल मेज। पर इसकी स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। बेचारा एक भयानक कॉन्फ्रंटेशन में फंसा और नतीजा मेमोरी लॉस। अब वो इधर उधर भटक रहा है, कंफ्यूज्ड है कि चल क्या रहा है, पर उसके अंदर कुछ तो हलचल हो रही है। नाम भूल गया, पास्ट भूल गया और अपनी पावर्स भी, मतलब टोटल जीरो पर आ गया बंदा। पर उसका फाइटिंग स्पिरिट अभी मरा नहीं है बॉस। हर एक नई मुसीबत उसे उस फैसले के करीब ले जा रही है जो उसके दिमाग में कहीं गहरा दबा है। जो भी रास्ते में आएगा उसे ढेर कर देना है, भले ही उसे ये ना याद हो कि वो खुद कौन है। जब उसकी मेमोरी चली गई तो रूलर अहिद ने उसे वापस जमीन पर भेज दिया, जैसे उसे लाइफ में एक न्यू चांस दे रहे हों। उसके साथ एक गाइड है जिसका मिशन एकदम सिंपल है, यूकी की यादों को एक एक करके वापस लाना, बिना किसी प्रेशर के। कोकोरो, उसकी असिस्टेंट, उससे मिलने जा रही थी और उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। तभी एक सुंदर सी खिड़की के पास से गुजरते वक्त जो धूप में चमक रही थी, उसे एक बड़ा अजीब नजारा दिखा। यूकी एक पहाड़ी पर बेहोश पड़ा था। हवा उसके कपड़ों को सहला रही थी और दो कुत्ते उसे ऐसे परेशान कर रहे थे जैसे वो कोई खिलौना हो। कोकोरो ने बिना देर किए दौड़ लगाई, उन्हें वहां से भगाया और यूकी को उठाने की कोशिश की। जब उसने आंखें खोली तो उसने सबसे पहले एक शांत चेहरा और एक प्यारी सी स्माइल देखी। उसने यूकी से कहा कि वो उसे पूरा सपोर्ट और इमोशनल एनकरेजमेंट देगी और वो अकेला नहीं है, चाहे उसे ऐसा ही क्यों ना लग रहा हो। यूकी ने चारों तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया देख रहा हो। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वो है कौन और यहाँ कैसे पहुंचा। तो कोकोरो ने उसे समझाया कि उसे सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, बल्कि उसकी लाइफ की बहुत सी बातें उसके दिमाग से फिनिश हो चुकी हैं और जो कुछ उसके साथ हुआ है इसके बाद ये नॉर्मल है। पर इससे पहले कि उनकी बातें आगे बढ़ती, वो दो कुत्ते फिर से टपक गए, इस बार ज्यादा गुस्से में और भौंकते हुए। तब कोकोरो ने यूकी से लड़ने को कहा, सिर्फ उन्हें भगाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि शायद उसका शरीर वो याद कर ले जो उसका दिमाग भूल चुका है। लेकिन भाई, ये कॉन्फ्रंटेशन वैसा नहीं रहा जैसा सोचा था। यूकी उन कुत्तों से हार गया, उसका कंफ्यूजन और बढ़ गया और उसे लगा कि वो इतना कमजोर है कि उसे ये भी नहीं पता कि हिलना कैसे है। इस मोमेंट पर कोकोरो को थोड़ा गिल्टी फील हुआ क्योंकि उसने बेचारे को लड़ाई में धक्का दे दिया था, जबकि वो अभी भी पूरी तरह डिसोरिएंटेड था। इसके बाद वो उसे लुसौल सिटी ले गई, एक ऐसी जगह जो लाइफ और रंगों से भरी हुई थी। उसने समझाया कि यहाँ इंसान और अलग अलग रेसेस के लोग शांति से साथ रहते हैं और ये उसके लिए एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। गलियों में शोर था, वेंडर्स चिल्ला रहे थे और खाने की खुशबू हर तरफ थी, मतलब फुल ऑन मार्केट वाइब्स। अचानक यूकी एक मिठाई की दुकान के सामने रुक गया और उसकी आंखें ऐसे चमकी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। कोकोरो ने स्माइल किया और उसे एक गोल्ड कॉइन दिया ताकि वो जो चाहे खरीद सके। पर क्योंकि उसकी मेमोरी गुल थी और उसे पैसों की वैल्यू नहीं पता थी, उसने कॉइन को ऐसे काटा जैसे वो उसे टेस्ट कर रहा हो, भाई असली गोल्ड है या नहीं। कोकोरो को ये अजीब लगा, फिर उसने शांति से समझाया कि पैसों की वैल्यू क्या होती है और लोग इसे कैसे यूज करते हैं। ये समझने के बाद यूकी ने तय किया कि वो दोनों के लिए मिठाई खरीदेगा, जैसे वो उस मोमेंट को उसके साथ शेयर करना चाहता हो, भले ही उसे अपने बारे में कुछ याद ना हो। उसके बाद वो एक मुसाफिर खाने गए कमरा ढूंढने, पर क्योंकि उनके पास पैसे कम थे, उन्हें कुछ और जुगाड़ सोचना पड़ा। यूकी ने सजेस्ट किया कि वो खुले आसमान के नीचे कैंप करेंगे। तारों से भरे आसमान के नीचे बैठकर वो आराम करने की कोशिश करने लगे। पर किस्मत देखो, वहां भी वो दो कुत्ते वापस आ गए और फिर से हमला कर दिया, जैसे वो यूकी का पीछा ही ना छोड़ना चाहते हो। सूरज उगते ही वो एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचे, एक बड़ी बिल्डिंग जहां ढेर सारे लोग एडवेंचर के सपने लेकर आए थे। क्रीम ने एक प्रोफेशनल स्माइल के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें क्वेस्ट बोर्ड की तरफ ले गई जहां ढेर सारे पेपर्स लगे थे। कोकोरो को लुसौल में एक ड्रैगन मारने की क्वेस्ट मिली और वो बहुत एक्साइटेड हो गई, पर कैरन ने उन्हें समझाया कि उनकी हालत देखते हुए ये काफी डिफिकल्ट है। इसके बजाय उसने अजीब रुइंस से मशरूम इकट्ठा करने की क्वेस्ट दी। ठीक उसी समय पेकोरीन नाम की एक लड़की झरने के नीचे नहा रही थी और पानी धूप में चमक रहा था। अचानक उसे दो लड़कों के रोने की आवाज आई। वो उनकी मदद के लिए भागी, पर पता चला कि एक तो मरने का नाटक कर रहा था और दूसरा एक मॉन्स्टर की तरफ इशारा कर रहा था जिसने उन पर हमला किया था। लेकिन जैसे ही वो मदद के लिए गई, उन्होंने मौका देखकर उसकी तलवार चुरा ली और वहां से 9-2-11 हो गए। वो बेचारी उनके पीछे भागी, जबकि वो दोनों लड़के घेटो रुइंस के पास एक झाड़ी में छुप गए। वो वहां से बचने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक वहां कुछ अजीब होने लगा। थोड़ी देर बाद कोकोरो और यूकी भी उन रुइंस में पहुंच गए और वहां का सन्नाटा थोड़ा डरावना यानी अनसेटलिंग लग रहा था। उन पुराने पत्थरों और गिरती दीवारों के बीच शुरू होती है इनकी मशरूम हंटिंग। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें वहीं कहीं पेकोरीन मिल गई, पर बेचारे की हालत एकदम खस्ता थी। चेहरे पर साफ लिखा था कि भूख के मारे जान निकल रही है। अब हमारे हीरो और कोकोरो इतने भी निर्दयी नहीं थे, तो उन्होंने तुरंत फैसला किया कि जो मशरूम्स उन्होंने जमा किए हैं उन्हें रोस्ट करके उसे खिला दिया जाए।
आग ठंडी ठंडी चटक रही थी और शहर अभी भी अपनी जगह था, पर सुकून कहाँ मिलने वाला था। अचानक एक अनजान मैग ने एक ऐसा स्पेल मारा कि एक विशाल रिबेलियस मशरूम यानी एक शैतानी मशरूम जिंदा हो गया। जमीन कांपने लगी जब वो आग की तरफ बढ़ा और पेकोरिन पर ताबड़तोड़ हमला यानी वायलेंट अटैक शुरू कर दिया। पेकोरिन ने उनसे कहा कि वो पीछे हट जाएं ताकि उन्हें चोट न लगे, पर यूकी और कोकरो ने ठान लिया था कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। भले ही पेकोरिन ने सिचुएशन संभाल रखी थी, पर हमारे दो दोस्तों की वजह से उसे थोड़ी इंटरफियरेंस फील हो रही थी। तभी सीन में ट्विस्ट आता है। जैसे ही वो मशरूम कोकरो को स्टैब करने वाला था, यूकी की आंखों के सामने पुरानी धुंधली यादें बिजली की तरह कौंधी, पर वो यादें सुपरचार्ज थीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर से एनर्जी फट रही है और उसने बिना हिचकिचाए उस अटैक को रोक दिया। उसके शरीर से एक अजीब सा मैजिकल ऑरा निकलने लगा, इतना ब्राइट और पावरफुल कि पेकोरिन की ताकत भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। फिर क्या था, पेकोरिन ने पूरी मशरूम आर्मी को अकेले ही ढेर कर दिया, एकदम फुल कॉन्फिडेंस और फोर्स के साथ। जंग खत्म होने के बाद जब वो लोग क्वेस्ट पूरी करने के लिए सबसे बड़े मशरूम जमा कर रहे थे, पेकोरिन को एक नन्हा सा मशरूम मिला और भाई उसने बिना सोचे समझे उसे निगल लिया। अगली ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बेचारी का पेट तो भरा नहीं, पर सिस्टम जरूर हैंग हो गया। इसी रास्ते में उन्हें कोक और चार्ली मिले जो मशरूम से घिरे हुए थे, पर किस्मत अच्छी थी कि अचानक कौओं का एक झुंड आया और उन्हें उस मुसीबत से बचा लिया। गिल्ड वापस लौटते वक्त यूकी ने पेकोरिन को अपनी पीठ पर लादा यानी कैरिड ऑन हिज बैक और बिना किसी शिकायत के शांत ढंग से चलता रहा। जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने इतने प्यार से केयर करने के लिए उसे थैंक यू बोला और उसकी आवाज में सच्ची ग्रैटिट्यूड साफ झलक रही थी। अगले दिन कोकरू ने देखा कि यूकी कोर्टयार्ड में तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। उसके मूवमेंट्स एकदम सिंपल थे, पर उनमें एक अलग ही डिटर्मिनेशन थी। कोकरू की नजरों में उसका ये चाइल्डिश बिहेवियर बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे वो किसी को अपनी जिंदगी फिर से शुरू करते हुए देख रही हो। ब्रेकफास्ट के वक्त कोकरू ने पेकोरिन की हालत को लेकर अपनी चिंता जताई, क्योंकि जाते वक्त वो काफी अफेक्टेड लग रही थी। उसने ये भी कहा कि उन्हें पैसे कमाने के और नए रास्ते ढूंढने होंगे ताकि वो बिना किसी टेंशन के अपने रास्ते पर आगे बढ़ सके। तभी बगल में एक अजीब सा मर्चेंट बैठा था जो उनकी बातें चुपके से सुन रहा था। वो बीच में कूद पड़ा और बताया कि अगर वो अपनी खुद की गिल्ड बनाते हैं तो यूनियन उन्हें रहने के लिए घर दे सकता है। और भाई यहीं से उनके दिमाग में एक नए फ्यूचर का आइडिया चमक गया। दूसरी तरफ पेकोरिन की आंख एक स्टेबल यानी तबेला जैसी जगह खुली। थोड़ी ताकत वापस आते ही उसने फैसला किया कि वो अपनी चोरी हुई तलवार को ढूंढ कर रहेगी, क्योंकि उसके बिना वो खुद को अधूरा महसूस करती थी। उसे क्या पता था कि चार्ली और आकिनो शहर में है और उस तलवार को जल्दी से बेचकर मोटा पैसा छापने की प्लानिंग कर रहे हैं। इधर शहर में यूकी और कोकरो काम की तलाश में भटक रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक बड़े स्क्वायर में भारी भीड़ जमा है तो वो देखने पहुंचे कि मामला क्या है, वहां क्या चल रहा था। पेकोरिन एक ईटिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही थी और ऑडियंस उसे चीयर करते हुए हंस रही थी। वो ऐसे खाना ठूस रही थी जैसे खाना भी कोई जंग हो जिसे उसे जीतना ही है। सबको बड़ी आसानी से पीछे छोड़ दिया उसने। लोगों को समझ आने लगा था कि ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है और उसके साथ आने वाले दिन बहुत ही स्ट्रेंज और एडवेंचरस होने वाले हैं। तभी अकीनो और चार्ली दिखाई दिए और पेकोरिन कैश प्राइज की परवाह किए बिना उनके पीछे दवा लाकर भागी। कोकरो और यूकी भी उनके पीछे हो लिए और अचानक उनका सामना एक वाइल्ड बोर जैसे मॉन्स्टर से हुआ। पेकोरिन ने तुरंत उससे भिड़ने का फैसला किया, बिना ये जाने कि वो मॉन्स्टर कैरल नाम की मेज के कंट्रोल में है, जिसने उसे एक्स्ट्रा पावर दी थी। फिर भी पेकोरिन ने उसे ढेर करके रुइंस में पटक दिया। उन्हें वहां वो सुअर और कैरल दोनों मलबे में बेहोश मिले, तो उन्होंने उनके होश में आने का इंतजार किया। जैसे ही कैरल की आंख खुली, कोकरो ने अपना इंट्रोड्यूस दिया और समझाया कि उन्होंने उसे मॉन्स्टर के बगल में बेहोश पाया था। रही बात हमारी भोली पेकोरिन की, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि कैरल ही वो मेज है जो उस बला को वहां लाई थी, तो उसने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। पर कैरल बेचारी तब चिढ़ गई जब पेकोरिन ने एक गरम चम्मच उसके मुंह में ठूसने की कोशिश की। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और जब यूकी ने मदद करनी चाहिए तो उसने उसे धक्का दे दिया और गुस्से में बोली कि उसने कभी मदद मांगी ही नहीं थी। फिर वो बेचारी वहां से निकल ली, अपने आप से काफी चिड़ी हुई, क्योंकि जिस बंदे को उसे खत्म करना था उसी ने उसकी इतनी केयर की थी। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को पेकोरिन नाम से क्यों बुला रही है, जबकि वो जानती थी कि ये उसका असली नाम नहीं है। और अंदर ही अंदर उसने कसम खाई कि जैसे ही पहला मौका मिलेगा वो इसका कांटा निकाल देगी। एक पेड़ के पीछे छुपते हुए उसे याद आया कि पेकोरिन ने कहा था कि उसकी तलवार गायब है और वो उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती चीज थी। ठीक उसी पल उसने पास ही काकी और चार्ली को देखा और भाई पेकोरिन की वही तलवार उन्हीं के पास थी। तभी अचानक एक ड्रैगन प्रकट हुआ और उन्हें लपक कर ले गया और इसी ने कैरल को पेकोरिन के करीब पहुंचने का परफेक्ट चांस दे दिया। तो वो वापस उसके पास गई और मदद ऑफर की ताकि पेकोरिन ने जो काइंडनेस दिखाई थी उसका बदला चुका सके। पेकोरिन ने उसे बताया कि उसे एक बीमार आदमी तक दवा पहुंचानी है, तो कैरल ने पूछा कि उसकी पहचान क्या है।
उसने जवाब दिया कि उसके पास एक बड़ी सी तलवार है और फिर अचानक उसे याद आया कि उसे तो एक विशाल ड्रैगन उठाकर ले गया है। उस पॉइंट पर कोकरो को क्वेस्ट बोर्ड पर लगा वो नोटिस याद आया जिसमें एक ऐसे ड्रैगन का जिक्र था जो खजाने की तरफ खींचा चला आता है, और कैरल ने कंक्लूजन निकाला कि पक्का वो तलवार देखकर ही आया होगा। पेकोरिन को डर लगने लगा कि कहीं अकीनो और चार्ली के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, क्योंकि तलवार उन्हीं के पास थी और उसने उन्हें बचाने का फैसला किया। तो कैरल उन्हें ड्रैगन की गुफा तक ले गई और फिर बोल दी कि भाई मैं इससे आगे नहीं जाने वाली। भले ही उसका इरादा उन्हें धोखा देने का था, पर पेकोरिन ने उसे इतने सच्चे दिल से थैंक यू बोला कि बेचारी थोड़ा शर्मा गई। कैरल के जाने के बाद ग्रुप ने उस ड्रैगन को देखा। तलवार उसके मुंह में थी और वो दोनों चोर उसकी पूंछ के अंदर फंसे हुए थे। मतलब क्या ही किस्मत है इनकी। तभी हमारा हीरो यूकी एंट्री मारता है और ड्रैगन के सामने अपना चोला लहराकर उसका ध्यान भटकाने लगता है, जबकि पेकोरिन उन चोरों को तसल्ली दे रही थी कि वो उन्हें बचा लेगी। ड्रैगन को गुस्सा आ गया और उसने अपने जबड़े यूकी पर कस दिए, जिससे वो एक मोमेंट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया और पेकोरिन ने मौका देखकर उसकी पीठ पर छलांग लगा दी और उसके सर तक चढ़ गई। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, कैरल वापस आई और अपना जादू चलाकर ड्रैगन को कंट्रोल करने लगी और फिर ऑर्डर दिया कि खत्म कर दो इस पेकोरिन को। ड्रैगन ने अपना सर एक पथरीली चट्टान से दे मारा और दूर उड़ने लगा, पर पेकोरिन ने तलवार को पकड़े रखा जो अभी भी उसके मुंह में फंसी थी। आखिर में उसकी पकड़ छूट गई, पर नीचे गिरने से ठीक पहले उसने अकीनो के घने बालों को पकड़कर खुद को बचा लिया। जब कैरल ने ये देखा तो उसने ड्रैगन का कंट्रोल लूज कर दिया और वो मॉन्स्टर पागलों की तरह खुद को झटकने लगा, ये सोचकर कि अब तो पेकोरिन का गेम ओवर तय है। पर यूकी ने अपने क्लोक का यूज करके ड्रैगन की आंखों को एक मोमेंट के लिए ढक दिया और इसी ने पेकोरिन को अपनी ताकत इकट्ठा करने और हवा में ही वार करने का चांस दे दिया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर सीधा उसके सर पर हिट किया, जिससे ड्रैगन नीचे गिरा और सीधा कैरल के ऊपर ही क्रैश हो गया। लो कर लो बात, दुश्मन पर ही गिर गया। जैसे ही कैरल का जादू खत्म हुआ, ड्रैगन ने चोरों को छोड़ दिया और उस पर हमला करने ही वाला था, पर पेकोरिन अपनी तलवार लेकर उसकी ढाल बन गई। जैसे ही तलवार उसके हाथ में आई, उसके चारों तरफ एक पवित्र शक्ति चमकने लगी और उसने सिर्फ एक वार में उस ड्रैगन का कीमा बना दिया। जंग खत्म होने के बाद कोकरो ने यूकी के जख्मों का इलाज किया और रिक्वेस्ट की कि अगली बार इतने रेकलेस मत बनना। उसी वक्त पेकोरिन ने कैरल का हाथ पकड़ा और मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। बेचारी को तो ये तक नहीं पता था कि वो तो शुरू से उसे एक जाल में फंसा रही थी। उस रात उन्होंने अकीनो और चार्ली को विदा किया और उसके बाद पेकोरिन ने कैरल को लंच पर बुलाया। कैरल ने अकड़ दिखाते हुए कहा कि उसे भूख नहीं है, पर उसके पेट की गुड़गुड़ ने उसकी पोल खोल दी, तो बेचारी को हाँ कहना ही पड़ा। थोड़ी देर में पेकोरिन बेहद खुश दिख रही थी, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक अकेले सफर करने के बाद आखिरकार उसे दोस्त मिल गए थे, और यही वो बात थी जिससे कैरल को अपने बुरे प्लान के लिए गिल्टी फील होने लगा। पेकोरिन ने सजेस्ट किया कि उन्हें अपनी खुद की एक गिल्ड बनानी चाहिए ताकि वह साथ काम कर सकें और दुनिया का सबसे लजीज खाना ढूंढ सकें। कोकरो और यूकी तुरंत मान गए, पर जब उन्होंने ये आइडिया कैरल के सामने रखा तो वो बोली कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और जाने लगी। फिर भी वो रुकी ताकि पेकोरिन का बनाया हुआ ओनिगिरी चख सके, और भाई उसका स्वाद देखकर तो वो एकदम सन्न रह गई, क्योंकि वो वाकई लाजवाब था। उसके बाद से कैरल हमेशा पेकोरिन की ताकत के बारे में सोचती रहती थी, पर उसे पूरा यकीन था कि वो कभी ना कभी उसकी वीकनेस ढूंढकर उसे एलिमिनेट कर ही देगी। अगले दिन उसने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, पर उसे सिर्फ इतना पता चला कि ये लड़की एक अननेचुरल भूख के साथ ठूंसती है, फिर भी उसका फिगर एकदम परफेक्ट रहता है। भाई ये तो हर लड़की का सपना है। थोड़ी देर में कैरल को अकीनो और चार्ली मिले और उन्होंने उसे एक नए रेस्टोरेंट के बारे में बताया और मदद के बदले वहां दावत पर इनवाइट किया। इसी वक्त कोकरो गिल्ड एसोसिएशन गई और क्रीम से कहा कि वो एक नई गिल्ड रजिस्टर करना चाहती है। क्रीम ने इस आइडिया का बड़े उत्साह से स्वागत किया, पर कोकरो ने समझाया कि वो अभी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ले रही है, जब तक वो बाकियों को मना न ले। जब यूकी बाहर इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि एक बीस्ट गर्ल अचानक उसके बगल में ढेर हो गई, तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए भागा। बेचारी जोर जोर से हाँप रही थी और सांस ना ले पाने की वजह से यूकी को लगा कि शायद उसे भूख लगी है, तो उसने निकाला अपना पॉकेट स्नैक्स और उसे थोड़ा खाना दे दिया। उसी मोमेंट पर उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक दिखी। भाई ये कोई आम भूख नहीं लग रही थी। कोकोरो से मिलने के बाद यूकी पेकोरिन को ढूंढने निकल गया और उसने देखा कि हमारी स्पाई कैरल एक रेस्टोरेंट की खिड़की से चुपके से पेकोरिन को ताड़ रही है। यूकी और कोकोरो ने दबे पांव उसके पीछे जाकर उसे हेलो बोला, जिससे वो बेचारी एकदम हड़बड़ा गई। जब उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने झूठ बोल दिया कि अरे मुझे भूख लगी थी तो बस कुछ जल्दी जल्दी खाने आई थी। कोकोरो ने तब उसे बताया कि पेकोरिन अंदर ही है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए इन्वाइट किया। कैरल बेचारी बेमन से मान तो गई, पर जैसे ही वो लोग अंदर गए, उन्होंने देखा कि पेकोरिन
अकीनो और चार्ली तो ऐसे ठूस रहे थे जैसे सदियों से भूखे हों। जब वो वहां बैठे तो पेकोरिन ने नोटिस किया कि कैरल थोड़ी चिढ़ रही है, तो उसने अपने ही हाथ से उसे खिलाने की कोशिश की। पर भाई कैरल का तो पारा चढ़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पेकोरिन उसके साथ इतना दोस्ती वाला बर्ताव क्यों कर रही है, जबकि वो तो यहाँ उसे खत्म करने आई थी। जब पेकोरिन ने उसे मेन्यू थमाया तो कैरल ने फिश एंड पोटैटोज ऑर्डर किया, पर रेस्टोरेंट में सारा माल खत्म हो चुका था। उसका गुस्सा और बढ़ने लगा और उसने गुस्से में पेकोरिन के गाल खींच दिए, क्योंकि वो अकेले ही सब साफ कर गई थी। तभी पेकोरिन ने एक बड़ा राज खोला, एक सीक्रेट मेन्यू जिसमें कीड़े मकोड़ों की वैरायटी थी। कैरल ये देखकर एकदम घिन खा गई और हालत तब और बिगड़ गई जब उसने देखा कि कोकोरो ने तो अपनी पोर्शन खत्म भी कर ली है और तारीफें कर रही है कि वाह क्या स्वाद है। अपनी इसी इरिटेशन के बीच पेकोरिन ने जबरदस्ती कैरल के मुंह में वो इंसेक्ट फूड ठूस दिया और शौक की बात ये थी कि बेचारी को स्वाद वाकई पसंद आ गया। उस पॉइंट पर पेकोरिन ने माफी मांगी कि उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया और कहा कि दोस्तों के साथ होने की खुशी में वो थोड़ा बह गई और वादा किया कि अगली बार वो खुद पर कंट्रोल रखेगी। लेकिन कैरल अब भी कोल्ड बनी रही और जिद करने लगी कि वो कोई जानबूझकर उनके साथ नहीं आई थी और ये उनका आखिरी डिनर है। फिर भी पेकोरिन उसे ऐसे ही ट्रीट करती रही जैसे वो उसकी सच्ची दोस्त हो। तभी कोकोरो ने मौका देखकर गिल्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आगे बढ़ाया और पूछा कि क्या वो लोग उसे और यूकी को ज्वाइन करेंगे। पेकोरिन ने तो तुरंत कोकोरो को गले लगाया और यस बोल दिया, पर कैरल ने वही अपनी पुरानी रग पकड़ ली। उसने फिर से मना किया और वहां से निकल गई। पर बाहर जाकर वो इस बात से चिढ़ी हुई थी कि वो उस लड़की के साथ खाना खाने के कितने करीब पहुंच गई थी जिसे उसे मारना था। उसका मुंह का स्वाद बदलने के लिए यूकी ने पास के पेड़ से कुछ फल तोड़े। ठीक तभी एक ब्लॉन्ड लड़की जिसके पास रसीले फल थे उसके पास आई और बड़े मिस्टीरियस ढंग से बोली कि ये शांति के दिन बहुत बोरिंग होते हैं, काश रूलर्स कुछ नया तमाशा शुरू करें। फिर उसने कैरल से पूछा कि क्या वो भी ऐसा ही सोचती है, पर कैरल ने साफ कह दिया कि उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है और वहां से भागी। उस रात जब यूकी सो रहा था, कोकोरो ने गिल्ड फॉर्म पर अपना नाम लिखा और दुआ की कि काश कैरल उन्हें ज्वाइन कर ले। अगले दिन पेकोरिन ने बताया कि उसे एक रेस्टोरेंट में काम मिल गया है और वो तुरंत मान गई क्योंकि उसके पैसे खत्म हो गए थे। कोकोरो समझ गई कि इसका मतलब है कि पेकोरिन गिल्ड ज्वाइन नहीं कर पाएगी, तो उसने वो एप्लीकेशन फॉर्म अपने पीठ पीछे छुपा लिया। फिर वो लोग रेस्टोरेंट गए उसे काम करते देखने और वहां यूकी ने बड़े प्यार से कोकोरो को अपने हाथ से खिलाया ताकि उसका मूड ठीक हो सके। भाई फुल कैरिंग मोड ऑन। तभी वहां 3 नन्ही लड़कियां आई, मिसोगी, मिमी और क्योका, और वो थोड़ी नाराज लग रही थी। पेकोरिन ने बड़ी सी स्माइल के साथ उनका स्वागत किया। जब वो मिल्क शेक्स पी रही थी तो पेकोरिन ने पूछा कि क्या वो यहाँ नहीं है। उनमें से एक ने जवाब दिया कि वो लूसो नाम की गिल्ड से है, पर क्योंकि वो बहुत छोटी हैं, उनकी गिल्ड अभी तक ऑफिशियली रजिस्टर नहीं हुई है। फिर उन्होंने पेकोरिन से कुछ बढ़िया डिश रेकमेंड करने को कहा तो उसने अपनी फेवरेट डिश बता दी। उसी वक्त कैरल को उसके हिज मैजेस्टी से नए ऑर्डर्स मिले। अब उसे पेकोरिन को मारने की जरूरत नहीं थी, अब उसका काम सिर्फ उस पर नजर रखना था। उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी तक उस प्रिंसेस नाइट की ताकत को पूरी तरह से संभाल नहीं पाई है जो उन्होंने उसे दी थी, और उसे गाइडेंस ऑफर की। थोड़ी देर बाद कैरल ने देखा कि पेकोरिन उन लिटिल लिरिकल की लड़कियों को कीड़े खिला रही है। उसने तुरंत प्लेट उसके हाथ से छीनी और पूछा कि ये क्या बदतमीजी कर रही हो। पेकोरिन ने समझाया कि वो वहाँ कोई वेट्रेस नहीं है। इससे पहले कि कैरल कुछ समझ पाती, कोकोरो वहाँ गिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर पहुंच गई और पेकोरिन को ज्वाइन करने को कहा। कैरल ने पहले तो नो बोला, पर अचानक उसे याद आया कि असलियत में तो उसका मकसद शुरू से यही था कि गिल्ड ज्वाइन करके उन पर स्पाई करे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, एक गुंडा अचानक रेस्टोरेंट के अंदर घुसा और सीधा इकारी से भिड़ गया। उसने पूरी टेबल पर कब्जा कर लिया और जोर जोर से खाने की डिमांड करने लगा। जब रेस्टोरेंट का ओनर उसके पास गया तो उसने 1 सेकंड में उसका हाथ तोड़ दिया, पर पेकोरिन उससे भिड़ने के बजाय अपने काम पर फोकस रही और बड़े शान ढंग से उसका ऑर्डर लेने पहुंच गई। भाई ये तो कस्टमर सर्विस का अलग ही लेवल है। पेकोरिन ने किचन में एंट्री मारी और बड़े ही शानदार स्किल्स के साथ अकेले खाना बनाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसने उस गुंडे के सामने अपनी डिश सर्व कर दी। वो बंदा बिना चखे ही ये मानकर बैठा था कि वो उसे परेशान करके रहेगा और इस रेस्टोरेंट को बंद करवा के किसी दूसरी कंपीटिंग एस्टेब्लिशमेंट को फायदा पहुंचाएगा। पर जैसे ही वो खाना शुरू करने वाला था, कैरन ने उसे रोका और डिश पर थोड़ा नींबू निचोड़ने को कहा, और भाई नींबू पड़ते ही खाना एक अजीब तरह से चमकने लगा। जैसे ही उसने पहली बाइट ली, वो पूरी तरह हिल गया। उसका दिमाग कह रहा था कि बोल दे खाना बकवास है, पर अपने अंदर की लड़ाई के बाद उसने मान ही लिया कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन डिश थी। पर अगले ही पल उसकी पुरानी जिद वापस आ गई। उसने प्लेट पटक दी और चिल्लाया कि टेस्ट एकदम घटिया है, मतलब हिपोक्रेसी की भी हद होती है। अब पेकोरिन का सब्र टूट गया। उसने अपना काइंड बिहेवियर साइड में रखा और उस बदतमीज को रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया, और मन ही मन सोचने लगी कि शायद इन एडवेंचर्स ने उसे थोड़ा मैच्योर बना दिया है। इसके बाद कैरल ने वो गिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठाया और उस पर अपने साइन कर दिए, जिसके बाद क्रीम ने उन चारों के फॉर्म पर अप्रूवल की स्टैंप लगा दी।
जब वो अपने नए गिल्ड हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, पेकोरिन ने ऐलान किया कि उनका गोल दुनिया का सबसे लजीज खाना ढूंढना और उसे साथ मिलकर एंजॉय करना है, और आज से उन्हें गॉर्मे गिल्ड के नाम से जाना जाएगा। जब वो गिल्ड हाउस पहुंचे तो पेकोरिन नई एडवेंचर शुरू करने के लिए सुपर एक्साइटेड थी, पर पहले उस घर को रहने लायक यानी लिवेबल बनाना जरूरी था। उन्होंने क्रीम से पूछा कि ये घर इतना पुराना और कबाड़ सा क्यों दिख रहा है, तो उसने बड़ा स्मूथ जवाब दिया कि सारे साफ सुथरे घर खत्म हो चुके थे। पेकोरिन ने पूछा कि क्या इस घर में पहले कभी कुछ अजीब हुआ है, तो कैरल ने धीरे से फुसफुसाया कि शायद यहाँ भूत हो सकते हैं। कैरल की टेंशन देखने लायक थी, पर पेकोरिन ने कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, भूत भी हमारे साथ डिनर ज्वाइन कर सकते हैं। भाई ये लड़की अलग ही लेवल की चिल है। खैर, जंगल में रहने से तो ये घर फिर भी बेहतर था। हालांकि कोकोरो ने सजेस्ट किया कि उन्हें इसे साफ और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सफाई करते करते अचानक पेकोरिन टेंशन में आ गई और बोली कि इस घर में एक बहुत ही सीरियस फ्लॉ यानी कमी है। सब इकट्ठा हुए और पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया कि इस घर में एक भी डाइनिंग टेबल नहीं है। किरिल ने कहा कि मार्केट से खरीद लेते हैं, पर पेकोरिन ने समझाया कि उनका गोल साथ बैठकर खाना है और टेबल उस सपने का सबसे जरूरी हिस्सा है, तो वो कोई रैंडम टेबल नहीं ला सकते। इसलिए उसने खुद अपने हाथों से एक परफेक्ट टेबल बनाने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में उसने लकड़ी काटना शुरू कर दिया और कैरल बेचारी हैरानी से उसे देखती रह गई। इस बीच कोकोरो कैरल के पास आई और उसे सफाई जारी रखने को कहा, जबकि वो खुद घर के जरूरी सामान खरीदने निकल गई। कोकोरो के जाने के बाद कैरल ने घर का कोना कोना और हर दरार चेक की ताकि घर इंसेक्ट से फ्री रहे, और काम खत्म करके वो बाथरूम की टाइल्स चमकाने लगी। उधर कोकोरो शहर गई टेबल वेयर खरीदने, पर उसे पता चला कि उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं। तभी शियोरी नाम की एक ब्लॉन्ड लड़की ने उसे बताया कि मार्केट के प्राइसेस हमेशा हाई रहते हैं और बार्गेनिंग करना पॉसिबल है। इनकी बात पूरी होती उससे पहले ही शियोरी ने नोटिस किया कि उसका एक बंदा एक घोड़े के कंट्रोल में आ गया है, तो वो तुरंत बीच में कूदी और सिचुएशन को हैंडल किया। इसके बाद उस लड़की ने अपना इंट्रो दिया एज सैरन, और कोकोरो ने बताया कि वो एक मेड की तरह काम करती है। शियोरी ने सैरन से कहा कि कोकोरो सामान खरीदने आई है और उसे घर तक सामान पहुंचाने में मदद चाहिए होगी, तो सैरन ने अपनी कैरेज में सामान ले जाने का ऑफर दिया। घर की तरफ जाते वक्त दोनों को महसूस हुआ कि उनमें कुछ कॉमन है, यानी दोनों ही किसी और की सेवा करते हैं। कोकोरो ने कहा कि वो किस्मत वाली है क्योंकि उसका मास्टर बहुत काइंड है। सैरन ने बात आगे बढ़ाई और बताया कि वो काफी वक्त से शियोरी के साथ है और शियोरी कभी पैलेस नाइट्स की वाइस कमांडर हुआ करती थी, पर उसने वो रुतबा छोड़ दिया ताकि ऑर्फन्स की मदद कर सके। सैरन उसकी दयालु फितरत से इतनी इंप्रेस हुई कि उसने हमेशा उसके साथ रहकर मदद करने का फैसला कर लिया। ये सुनकर कोकोरो का दिल भर आया और उसने दुआ की कि एक दिन उसका और यूकी का रिश्ता भी ऐसा ही हो जाए। जब वो दोनों बातों में मगन थे, अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो जंगल में रास्ता भटक गए हैं और डर उनके अंदर घर करने लगा। कोकोरो ने शांति से कहा कि आसपास मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, पर सैरन ने अपना आपा खो दिया और अपने गधे को फुल स्पीड में आगे भगाया। अंजाम ये हुआ कि वो ठोकर खाकर मुंह के बल गिरी और कोकोरो उसके पीछे भागी, पर गधा सामान लेकर 9-2-11 हो गया। अब बेचारियों के पास न पैसे बचे, न रास्ता पता था, और ऊपर से हमले का खतरा मंडरा रहा था। अचानक उन्हें पेड़ों के पीछे एक जानवर छिपा हुआ दिखा, तो कोकोरो ने सजेस्ट किया कि इसे पकड़ते हैं और अपनी गाड़ी खिंचवाते हैं। पर जैसे ही उसने रस्सी फेंकी, वो जानवर इंसानों की भाषा में बोलने लगा और दया की भीख मांगने लगा। थोड़ी गुफ्तगू के बाद उस लामा ने अपना इंट्रो दिया एज रेम्प्ट और बताया कि वो जंगल के पीछे अजाबित नाम के एक फार्म पर काम करती है। भाई गधा सामान लेकर भाग गया और अब एक बोलने वाली लामा मिल गई है। जब उन्होंने समझाया कि हुआ क्या था, तो रेम्प्ट ने ऑफर किया कि वो गधे की जगह कैरेज खींच लेगी। भाई ये लामा तो काफी हेल्पफुल निकली। इधर घर पर कैरल ने बाथरूम की सफाई खत्म कर ली थी और जब वो बाहर आई तो देखा कि पेकोरिन अभी भी उस डाइनिंग टेबल पर ही जुटी हुई है। इसके बाद वो अंदर गई और यूकी से विंडो साफ करने में मदद मांगी। वो दोनों बातें कर रहे थे कि कैसे घर आपके दिमाग या थॉट्स को थोड़ा डिसऑर्डर्ड यानी उलट पुलट कर देता है और कैसे इसकी सफाई उनके लिए एक न्यू बिगिनिंग होगी। तभी अचानक कैरल ने अपने पैर के नीचे एक कीड़ा देखा। वो एकदम हड़बड़ा गई और उसने चेयर उठाकर फेंक दी, जिस वजह से यूकी नीचे गिरा और उसका सर फट गया। बेचारा होश आने से पहले ही फिर बेहोश। यूकी की आंख एक बार फिर वर्ल्ड ऑफ द रूलर्स में खुली। जब वहां उसके शरीर की मरम्मत चल रही थी तो उसे बताया गया कि गिरने की वजह से उसका कनेक्शन टूट गया था और फिर उसने अपने पिछले कुछ दिनों के डेवलपमेंट्स के बारे में बात की। उसे ये भी बताया गया कि उसके सारे दोस्त इस दुनिया के राज से जुड़े हुए हैं और हर एक की अपनी प्राइवेट स्ट्रगल्स हैं जिनसे उसे लड़ना होगा, खासकर कैरल यानी कैरल के लिए। फिर उसे वार्न किया गया कि वो सावधान रहे क्योंकि उसका दुश्मन अब उसके वजूद से वाकिफ हो चुका है, और उन्होंने ये भी ऐड किया कि सही वक्त आने पर कोई उसकी मदद के लिए जरूर आएगा।
फिर यूकी की आंख असली दुनिया में खुली और कैरल उसे सही सलामत देखकर फूली नहीं समाई, डिलाइटेड। इसके बाद वो बाहर गए तो देखा कि पेकोरिन ने डाइनिंग टेबल तैयार कर लिया है। उसने उनसे मदद मांगी ताकि टेबल अंदर ले जा सके, पर भाई वो टेबल तो मेन दरवाजे से भी ज्यादा चौड़ा निकला। नतीजा ये हुआ कि उन्हें उसे फिर से खोलना पड़ा। दूसरी तरफ रेम्ट जंगल के रास्ते कोकोरो और सरेन की कैरेज खींच रही थी जब अचानक ढेर सारे हथियार बंद बैंडिट्स प्रकट हुए और उन्हें रोक लिया। उन्होंने डिमांड की कि अगर सेफ निकलना है तो गधा उनके हवाले कर दो। जैसे ही रेम्ट को समझ आया कि वो उसकी बात कर रहे हैं, उसका दिमाग घूम गया। उसने अपनी तलवार निकाली और एक ऐसा भयानक अटैक किया कि वो सारे गुंडे हवा में उड़ते हुए नजर आए। इस जंग के बाद रेम्ट ने एक ऐसा फल खाया जिससे उसका शरीर चमकने लगा और वो एक बीस्ट गर्ल में बदल गई। उसने समझाया कि एक मेटामोराबिले खाने से वो सबकी तरह ह्यूमन फॉर्म ले सकती है। भाई क्या ही कूल ट्रांसफॉर्मेशन है। सूरज ढलते तक पेकोरिन और बाकियों ने पूरी सफाई खत्म कर ली थी और कैरल ने नोटिस किया कि कोकोरो अभी तक मार्केट से वापस नहीं आई है। पर ठीक सही वक्त पर कोकोरो एक बड़ा सा बैग लेकर पहुंची और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे घर एकदम साफ और सुथरा दिखा। फिर उसने वो डाइनिंग टेबल देखा जो पेकोरिन ने बनाया था और उस पूरे नजारे ने उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भर दिया। उस रात जब घर पूरी तरह तैयार हो गया, पेकोरिन ने टेबल पर लजीज खाना सजाया और वो सब साथ बैठकर एंजॉय करने लगे। कुछ दिनों बाद यूकी बीमार पड़ गया क्योंकि नहाने के बाद उसने अपने बाल नहीं सुखाए थे। क्लासिक हीरो मिस्टेक। कोकोरो ने उसके माथे पर गीली पट्टियां रखी जबकि पेकोरिन चावल का बोल लेकर आई, पर हमेशा की तरह उसने गरम चम्मच सीधा उसके मुंह में ठूस दिया जिससे उसे बहुत तेज दर्द हुआ। जब कैरल ने ये देखा तो वो बोली कि इसे जरूरत से ज्यादा स्पॉइल्ड बनाया जा रहा है, इसे थोड़ा टफन अप होना चाहिए और ताकतवर बनना चाहिए। फिर भी जैसे जैसे यूकी की हालत बिगड़ी, कैरल खुद अनसेटल्ड महसूस करने लगी और उसने कोकोरो से कहा कि जल्दी कुछ करो। कोकोरो ने तुरंत उसके लिए एक बुखार की दवा तैयार की, पर कैरल की फट गई जब उसने देखा कि कोकोरो उसमें कीड़े ला रही है। वो भागी भागी किचन में गई तो वहां देखा कि पेकोरिन भी दलिया में कीड़े डाल रही हैं। उस पॉइंट पर उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के सब लोग कीड़ों के पीछे पागल हैं। वो उनकी इस बेवकूफी और मजाक से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। कैरल ने जबरदस्ती उनसे यूकी को एक असली हॉस्पिटल ले जाने को कहा। वहां उन्हें नानाका नाम की एक नर्स मिली जिसने एक चुड़ैल जैसे कपड़े पहने थे। जब वो एग्जामिनेशन रूम में गए तो कैरल ने नोटिस किया कि नर्स और डॉक्टर दोनों मेडिकल स्टाफ से ज्यादा फैशन मॉडल्स लग रहे थे। पर पेकोरिन ने उसे समझाया कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फिर भी कैरल अपनी बात पर अड़ी रही कि ये सब कुछ बहुत अजीब है। डॉक्टर ने यूकी की बॉडी पर छोटे लाल निशान देखे और नानाका से कहा कि इसे सर्जरी के लिए तैयार करो। बेचारी कैरल को झटका लगा और इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ में आता, यूकी को ऑपरेटिंग रूम में ले जाया गया जबकि वो बाहर पैनिक में खड़ी रही। उसी वक्त कोकोरो ने एक स्पेल मारा ताकि यूकी ताकतवर हो जाए और उसके बचने के चांसेस बढ़ जाए। अचानक ऑपरेटिंग रूम से चीखने की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक दुबला पतला सा बंदा दिखा जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि ये वही सुपरवाइजर ऑफ डिसऑर्डर है, वो मोटा बंदा जो पहले रेस्टोरेंट में शिकायत करने आया था। पेकोरिन ने पूछा कि भाई तू इतना सूखा क्यों गया है, पर जवाब देने के बजाय उसने बताया कि उन्हें यहाँ से तुरंत भागना होगा क्योंकि ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक जेल है। फिर वो भाग गया और लड़कियां यूकी को बचाने का प्लान सोचने लगीं, पर तभी फिर से चीख सुनाई दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एरिको नाम की एक डीमन गर्ल उसे घसीटकर वापस जेल ले जा रही है, ये कहते हुए कि उसके पास उसे सुधारने का वक्त नहीं है क्योंकि उसे अपना सोलमेट ढूंढना है। हमारी गोरमे गिल्ड की लड़कियां अब फुल टेंशन मोड में हैं। उन्होंने नानाका से बड़ी बेचैनी यानी एंजाइटी के साथ पूछा कि क्या हमारा यूकी भाई ठीक है, पर नानाका ने सीधा साधा गेट आउट बोल दिया और उन्हें वहां से निकलने को कह दिया। अब बेचारियां क्या करती, वो वापस रेस्टोरेंट लौटी और कोकोरो का मुंह ठीक करने के लिए उसे एक बढ़िया दावत खिलाने ले गईं। पर उधर हॉस्पिटल के दूसरी तरफ मामला कुछ और ही चल रहा था। एरिको मैडम हॉस्पिटल से निकलकर शहर की गलियों में निकल पड़ी अपने सोलमेट की तलाश में। उसे वो पुराना पल याद आया जब वो सड़क पर भूखी थी और कैसे हमारे भोले भाले यूकी ने बड़े प्यार से उसे एक राइस बॉल यानी ओनिगिरी दिया था। बस तभी से उसने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली कि वही उसका मिस्टर परफेक्ट है जिसके लिए वो बनी है। तभी अचानक उसे एक फॉर्चून टेलर यानी भविष्य बताने वाले का टेंट दिखा और वो तुरंत अंदर घुस गई। वहां उसे पता चला कि वो बहुत जल्द अपने सोलमेट से मिलने वाली है। भाई ये सुनते ही उसकी दीवानगी और भी गहरी हो गई। इसके बाद वो पूरे शहर में किसी नोबल क्वेस्ट पर निकल पड़ी जैसे कोई महान योद्धा हो, पर उसे मिले तो सिर्फ कुछ पिए हुए शराबी जो उसकी फॉरबिडन डिमोनिक स्ट्रेंथ को ललकार रहे थे। फिर क्या था, उसने उन सब की ठुकाई की, उनका खजाना लूट लिया और ऐलान किया कि इनमें से कोई भी उसका सोलमेट होने के लायक नहीं है। घंटों भटकने के बाद वो थोड़ी डिप्रेस्ड हालत में हॉस्पिटल लौटी और बिना किसी वजह के सीधा यूकी के कमरे की तरफ चल दी। जब यूकी की आंख खुली तो उसने देखा कि एरिको का चेहरा उसके एकदम पास था, मतलब पर्सनल स्पेस की तो वाट लगी पड़ी थी। उसकी चमकती लाल आंखें देखकर यूकी बेचारा हाँफने लगा। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। अगले दिन गोरमे गिल्ड की लड़कियां अपने घर में जागी और ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने तय किया कि वो यूकी का हालचाल लेने जाएंगी। पेकोरिन को लग रहा था कि यूकी पक्का उसके हाथ का लजीज खाना मिस कर रहा होगा, पर बेचारी को क्या पता था कि यूकी वहां एरिको की ऑब्सेशन की वजह से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा झेल रहा है।
थोड़ी देर में लड़कियां हॉस्पिटल पहुंची तो देखा कि बाहर भारी भीड़ जमा है। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि ये हंगामा क्यों है, तो उन औरतों ने बताया कि कल एक नर्स ने उनकी पिटाई की और उनका खजाना लूट लिया। ठीक उसी मोमेंट पर एरिको ने खिड़की से अपनी एक्स यानी कुल्हाड़ी फेंकी, जो सीधा लड़कियों के पैरों के पास आकर गिरी और उन्हें चुप रहने का ऑर्डर दिया क्योंकि उसका सोलमेट आराम कर रहा था। भाई ये तो फुल यंडरे वाइब्स है। जब उन्होंने वहां से जाने से मना कर दिया तो एरिको ने उन पर एक बड़ा ही एलिगेंट पर खतरनाक हमला किया और तब उन्हें समझ आया कि ये तो वही बदनाम डिस्ट्रॉयर है। नानाका ने भी अटैक किया और अपनी असली पहचान द कलेक्टर के तौर पर बताई। और तो और आखिर में वो डॉक्टर भी उनके साथ मिल गई और अपना इंट्रो दिया एज वन आई डीमन मित्सुकी। ये तीनों असलियत में ट्वाइलाइट कैरावन के नाम से जानी जाती हैं, जो इस दुनिया की सबसे खतरनाक और अजीब गिल्ड्स में से एक है, क्योंकि ये चोरों को किडनैप करके उन पर ह्यूमन लेबोरेटरी रैट्स की तरह एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। अब गोरमे गिल्ड ने ठान लिया था कि वो चुपके से अंदर घुसेंगी और यूकी को इन अजीब क्रीचर से रेस्क्यू करेंगी। वो बिना किसी की नजर में आए यूकी के कमरे तक पहुंच तो गईं, पर वहां का नजारा देखकर उनके कदम वहीं थम गए। उन्होंने देखा कि एरिको बड़े प्यार से यूकी की केयर कर रही है। बाहर से ये सब देखते हुए उनकी तब फट गई जब एरिको ने एक कर्स्ड एंगेजमेंट रिंग निकाली और उसे यूकी को पहनाने का फैसला किया ताकि वो उसके साथ अपनी प्राइवेट अम्यूजमेंट पार्क जर्नी का मजा ले सके। मतलब अब तो शादी की तैयारी शुरू। लड़कियों ने तय किया कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें इसे रोकना होगा। उन्होंने कोकोरो से एक अजीब सा स्पेल कास्ट करने को कहा, जिससे पूरे एरिया में पर्पल स्मोक यानी बैंगनी धुआं फैल गया। धुएं की वजह से एरिको का ध्यान भटक गया, तो वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमरे से बाहर निकली और इसी मौके का फायदा उठाकर पेकोरिन और कैरल तुरंत अंदर घुस गए। पर भाई जैसे ही वो यूकी को अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी अजीब सी जगह पर है जहां एरिको और मित्सुकी हर तरफ से उनके करीब आ रही थी। एकदम लास्ट मोमेंट पर कैरल ने खुद को एज अ डायवर्जन पेश किया, जबकि पेकोरिन ने यूकी को खिड़की से बाहर धक्का दे दिया, जहां बेचारा कोकोरो नीचे उसका इंतजार कर रही थी। जब पेकोरिन कैरल को बचाने के लिए पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि मित्सुकी ने उसे पहले ही दबोच लिया है और कैरल ने उसे इशारा किया कि वो उसके बिना ही भागती रहे। और इस तरह कैरल पीछे छूट गई, जबकि बाकी लड़कियां यूकी को एक रियल डॉक्टर के पास ले गईं, जिसने उन्हें बताया कि कुछ दिनों के आराम के बाद वो एकदम फिट हो जाएगा। उसने उन्हें यह भी इन्फॉर्म किया कि मित्सुकी उतनी भी बुरी नहीं है जितना वो शुरुआत में समझ रहे थे। चलो थोड़ा सुकून तो मिला। क्लिनिक के इस विजिट के बाद सबको थोड़ा रिलीव्ड फील हुआ और डॉक्टर की बातों पर भरोसा करते हुए उन्होंने तय किया कि जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो कैरल को वापस लेने आएंगे। अगले दिन कैरल अकेली घर लौटी और सीधा सोने चली गई। उसके अगले दिन जब वो जगी तो पेकोरिन ने पहले से ही सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा था, पर कैरल को तो ये भी याद नहीं था कि वो हॉस्पिटल से वापस कब आई है। मतलब मेमोरी एकदम हैंग हो गई थी बेचारी की। खाना खाते वक्त पेकोरिन ने कहा कि उन्हें कैरल की वापसी का जश्न मनाना चाहिए और बताया कि उसने पहले ही उन्हें एक फूड रिलेटेड क्वेस्ट के लिए रजिस्टर कर दिया है। क्वेस्ट में उन्हें डेली पे और सीजनिंग्स के पूरे सेट के बदले कुछ खास मसाले इकट्ठा करने थे। कैरल ने तुरंत अनाउंस कर दिया कि वो कोई फिजिकल लेबर यानी मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती और वो इस मिशन से बाहर रहेगी। पर तभी पेकोरिन रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो अपने पहले टुगेदर क्वेस्ट के लिए बहुत एक्साइटेड थी। जब कैरल ने सबका ऐसा रिएक्शन देखा तो आखिरकार उसने प्रेशर के सामने घुटने टेक दिए और बेमन से उनके साथ जाने के लिए राजी हो गई। थोड़ी देर में सब तैयार होकर निकल पड़े और पेकोरिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। लगभग 12 अलग अलग एनवायरनमेंट से गुजरने के बाद उन्होंने कैंप लगाने का फैसला किया और कैरल को जबरदस्ती मछली पकड़ने के लिए भेज दिया गया। भले ही उससे एक भी मछली नहीं फंसी, पर वो कोशिश करती रही क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो फेल हुई तो वो लोग उसे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े खिला देंगे। भाई ये डर बहुत भयानक है। रात को उसने आखिरकार हार मान ली तो कोकोरो ने कहा कि वो सब्जियों और मेंढकों का सूप बना सकते हैं। ठीक उसी पल यूकी ढेर सारे मेंढक लेकर पहुंच गई और कैरल पैनिक में चीखने लगी कि आज से मैं वेजिटेरियन बन रही हूँ। शुक्र है पेकोरिन एकदम बढ़िया पका हुआ बर्ड मीट लेकर लौटी और उन्हें वो डिनर दिया जिसके वो वाकई हकदार थे। खाना खाते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि कोकोरो ने एक अजीब सा फल पकड़ा हुआ है और पेकोरिन ने बताया कि ये उन्हीं परिंदों के साथ आया था जो वो थोड़ी देर पहले लाई थी। क्योंकि वो फल एकदम रसीला और मीठा लग रहा था, सबने उसे दबाकर खाना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि ये उन्हें इंटॉक्सिकेटेड यानी नशे में डाल देगा। कैरल पर इसका असर सबसे पहले हुआ और थोड़ी ही देर में कोकोरो को छोड़कर सब अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। जब सब सो गए तो कोकोरो पूरी रात जागकर उन पर पहरा दे रही थी और वो बहुत खुश थी कि उसे इतने प्यारे और वंडरफुल लोग मिले हैं। अगले दिन जब कैरल जगी तो उसका सर एकदम चकरा रहा था, तो कोकोरो ने उसे चेहरा धोने के लिए गीला टॉवल थमा दिया। अचानक उन्होंने नोटिस किया कि एक मॉन्स्टर यूकी को उठा कर ले जा रहा है और देखते ही देखते हर तरफ पैनिक फैल गया। जैसे ही वो मॉन्स्टर जंगल के बीच से भाग रहा था, उसे एक तीर लगा और वो गिर पड़ा, जिस वजह से यूकी सीधा एक पेड़ से जा टकराया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एक छोटा सा पेड़ का थुंड उससे बातें कर रहा है, जो कि यूकी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अजीब था। और जब यूकी ने उस थुंड को पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू किया तो पेड़ों के पीछे से एक एल्फ आर्चर निकल कर आई और उसने रिक्वेस्ट की कि उसके साथी के साथ थोड़ा जेंटल रहे।
उसने अपना इंट्रो आओई के तौर पर दिया और समझाया कि उसने उस धुंड को अपना दोस्त बनाया है क्योंकि उसका कोई असली दोस्त नहीं है। आओई के पास प्लांट्स और एनिमल्स से बात करने की एबिलिटी थी, पर उसे अभी भी इंसानों से निपटना नहीं आता था। और जब वो अपने अकेलेपन के बारे में बातें कर रही थी, यूकी फ्रेंड्स शब्द के मतलब के बारे में सोचने लगा, जिससे उसने कंक्लूड किया कि यूकी भी एक दोस्त की तलाश में है। फुल एंथुसियाज्म के साथ उसने सजेस्ट किया कि उन्हें साथ मिलकर दोस्त ढूंढने चाहिए और फिर उसने उनके साथ एक टीम बनाई जिसका नाम रखा फेयरवेल टू लोनलीनेस टीम। इधर यूकी बेचारा कंफ्यूजन में खड़ा सोच रहा था कि क्या ये लड़की अजीब फितरत के साथ पैदा हुई है या फिर कल रात इसने भी जरूरत से ज्यादा जूस पी लिया था। तभी पेकोरिन और बाकी सब उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और यूकी ने उन्हें बताया कि आओई ने ही उसकी जान बचाई है। जब वो साथ चलने लगे तो उन्होंने नोटिस किया कि आओई उनसे काफी दूर पीछे चल रही थी क्योंकि वो एक दोस्त के रोल में उनके बीच घुसना नहीं चाहती थी। पर कैरल ने उसे याद दिलाया कि वही उन्हें रास्ता दिखाने वाली गाइड है, इसलिए उसे पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे चलना चाहिए। भाई यूकी की टीम में एक और यूनिक कैरेक्टर जुड़ गई है, पर क्या ये फेयरवेल टू लोनलीनेस टीम वाकई कोई नया दोस्त ढूंढ पाएगी? बातों बातों में कोकोरो की नजर एक गांव पर पड़ी और वहां उनका स्वागत मिसातो नाम की एक औरत ने किया, जिसने उनसे उनकी गिल्ड का नाम पूछा। कोकोरो थोड़ा हिचकिचाई बताने में, पर हमारी पेकोरिन मैडम ने तुरंत बीच में कूदकर इंट्रो दे दिया कि वो गौरमे गिल्ड से है। मिसातो ने तब बताया कि वहाँ एक और गिल्ड मौजूद है जिसका नाम है अजाबिट, वही गिल्ड जिसका हिस्सा हमारी प्यारी रीमा है। उसी वक्त रीमा और उसके साथी गांव की तरफ ही आ रहे थे और उन्होंने थोड़ा आराम करने का फैसला किया क्योंकि उनमें से एक शियोरी की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। पर तभी अचानक उनका सामना उन्हीं की डार्क हेजी शैडो कॉपी से हुआ और वो नकली परछाइयां उन पर हमला करने लगी। ग्रुप ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, पर लड़ाई के बीच उन पर एक भयानक अटैक हुआ और वो सब जमीन पर ढेर हो गए। जब धुआं छटा तो एक तगड़ी ब्लॉन्ड औरत प्रकट हुई और अपना इंट्रो दिया एज क्रिस्टीना। उसने बड़ी चौड़ में डिमांड की कि वो सब खड़े हो जाएं और उसे एक असली फाइट दें, यानी मैडम को मजा नहीं आ रहा था। वापस लौटते हैं गांव, जहां गौरमे गिल्ड ने एक पिंक बालों वाली लड़की को हवा में उड़ते देखा जो सीधा जाकर एक बेल टावर से टकराई। इतना सब होने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुली जब तक कोकोरो ने उसे जगाया नहीं। वो झट से उठी और अपना इंट्रो दिया एज हत्सुने और कहा कि वो एक आम सी लड़की है जिसे बस सोना, स्लीपिंग बहुत पसंद है। उसने समझाया कि वो भी यहाँ हार्वेस्ट मिशन के लिए आई है और वो अपनी बहन शियोरी से मिलने के लिए बेहद एक्साइटेड है जो एलिजाबेथ पार्क में थी। उसने ये भी ऐड किया कि शियोरी काफी वक्त से बीमार रहती है और उसे किताबें पढ़ना पसंद है, इसलिए वो उसके लिए तोहफे में एक नई किताब लाई है। बिना ध्यान दिए वो अपनी गिल्ड से अलग हो गई थी। फिर अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसकी एक शैडो कॉपी प्रकट होकर उसे उठा ले गई। उस मोमेंट पर शियोरी को वो दिन याद आए जब वो और हत्सुने साथ बैठकर वही किताब पढ़ते थे जो वो उसके लिए लाई थी। हत्सुने ने नोटिस किया था कि जब से वो उस फार्म पर आए थे, शियोरी की सेहत में सुधार हुआ था और उसने वादा किया था कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो फिर से बीमार क्यों ना पड़ जाए। उसी पल शियोरी का बुखार बढ़ गया तो हत्सुने ने बड़े प्यार से उसे बेड पर कवर कर दिया, जिससे शियोरी को लगा कि वो उस पर एक बोझ बन चुकी है। पर प्रेजेंट में शियोरी ने खुद को अंतरिक्ष में तैरते हुए पाया, जैसे कोई काली औरा उसे निगलने वाली हो। इधर पेकोरिन और उनकी टीम हार्वेस्ट के लिए बहुत एक्साइटेड थी और वो इस वक्त का फायदा उठाकर एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। तभी मिसातो और आओई हत्सुने के साथ वहां पहुंचे, जिसने समझाया कि उसकी पावर्स उसे बहुत थका देती हैं, इसीलिए वो उस दिन हार्वेस्ट में हिस्सा नहीं लेगी। वो बातें कर ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई और जब वो पीछा करते हुए पहुंचे तो उन्होंने एलिजाबेथ पार्क गिल्ड के मेंबर्स को लोगों से घिरा हुआ पाया। वो सब बुरी तरह जख्मी थे। तब माहो ने बताया कि रास्ते में उनकी अपनी ही परछाइयों ने उन पर हमला किया था और उसके बाद एक ताकतवर तलवार से वार किया गया। हत्सुने ने तुरंत शियोरी के बारे में पूछा, पर पता चला कि उस हमले के दौरान वो लोग उससे बिछड़ गए थे। उन्होंने कहा कि लड़ाई के बाद वो हिलने लायक भी नहीं बचे थे और ये सब सिर्फ रीमा की वजह से मुमकिन हो पाया, जो उन्हें मुश्किल से वहां तक खींच कर लाई थी। जब रीमा के जख्मों का इलाज कर रही थी, हत्सुने ने कुछ गांव वालों को जंगल के मॉन्स्टर्स के बारे में बातें करते सुना और अपनी बहन के लिए उसका डर, एंग्जाइटी और बढ़ गया। फिर अचानक उसने रीमा के माथे को टच करके उसकी यादें देखी और तय किया कि उसे शियोरी को ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसी वक्त क्रिस्टीना जंगल में अकेली बैठी थी, जबकि सैकड़ों परछाइयां पेड़ों के पीछे से उसे ताड़ रही थी। अपने आप से किसी बड़े प्लान के बारे में बात करने के बाद उसने सारी परछाइयों को इकट्ठा किया और अपने मिशन का सेकंड फेज शुरू कर दिया। हम वापस गांव पहुंचे, जहां हत्सुने शियोरी को ढूंढने निकलना चाहती थी, पर मिसातो ने उसे अकेले जाने से मना किया। तब रीमा ने आगे बढ़कर कहा कि वो उसके साथ जाएगी ताकि वो दोनों बहनें आखिरकार फिर से मिल सकें। जब यूकी ने ये देखा तो उसने भी जाने का फैसला किया और आओई और कोकोरो को भी सर्च पार्टी ज्वाइन करने के लिए एनकरेज किया। और जब पेकोरिन ने कैरल से पूछा क्या वो उनके साथ चलेगी, तो उन्होंने नोटिस किया कि कैरल मैडम तो पहले ही वहां से 9-2-11 हो गई है। थोड़ी देर बाद जंगल में आओई को किसी अजीब चीज का एहसास हुआ तो हत्सुने हवा में उड़ी ताकि ऊपर से देख सके कि मामला क्या है। अचानक उस पर एक बेहद ताकतवर अटैक हुआ और भले ही उसने उसे ब्लॉक कर लिया, पर वो कंट्रोल खोकर नीचे गिरने लगी। जब वो जमीन पर गिरी तो उसने वहां एक अकेला तीर पड़ा देखा और जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि शियोरी एक डरावने एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ बढ़ रही है।
पहले तो हत्सुने उसे देखकर खुश हुई, पर फिर उसने नोटिस किया कि शियोरी के बालों का रंग बदल रहा है और ये देखकर वो एकदम चक्कर में पड़ गई। भाई, शियोरी का ये डार्क मेकओवर तो काफी खतरनाक लग रहा है। इससे पहले कि हत्सुने कुछ समझ पाती, शियोरी ने एक काली कमान ब्लैक बो निकाली और उस पर हमला शुरू कर दिया। भाई, सगी बहन पर निशाना। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। जब कोकोरो और बाकी सब वहां पहुंचे तो उन्होंने हत्सुने को अकेला बैठा पाया। बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी प्यारी बहन उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कैसे कर सकती है। तब हमारे हीरो यूकी ने आगे बढ़कर उसका हौसला बढ़ाया। तब जाकर उसने तय किया कि वो एक बार फिर अपनी बहन का सामना करेगी। उसी वक्त हमारी कैट गर्ल कैरल दुश्मन के लिए एक स्पाई का काम कर रही थी। उसे जंगल में होने वाली हर एक हलचल का पता था, पर बेचारी अपने फर्ज और दोस्ती के बीच बुरी तरह फंसी हुई थी। एक तरफ उसकी क्वीन के लिए लॉयल्टी और दूसरी तरफ पेकुरिन के साथ बिताए वो स्वीट मोमेंट्स। उसका मिशन तो सिर्फ पेकुरिन पर नजर रखना था, पर इन परछाइयों को देखकर उसे समझ आ गया कि ये पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अचानक पेकुरिन ने उसे ढूंढ लिया और भागती हुई उसके पास आई, ये कहते हुए कि उसने कैरल के चेहरे पर उदासी नोटिस की है और वो उसे चीयर अप करने आई है। कैरल बेचारी शर्मा गई और हमेशा की तरह उस पर चिल्लाने लगी, पर पेकुरिन तो बस खुश थी कि कैरल वापस अपने पुराने सुंदरे अवतार में आ गई है। इसके बाद पेकुरिन ने उसे शियोरी को ढूंढने में मदद करने को कहा, पर तभी गाँव वालों की चीखें सुनाई दी और माहौल एकदम सीरियस हो गया। पता चला कि परछाइयां गाँव में घुस चुकी है और सबको निगलने वाली है। शुक्र है पेकुरिन वहां थी उनका सामना करने के लिए, पर सबसे बड़ा खतरा तो शियोरी थी, जो पूरी तरह कंट्रोल में थी, अपने दिमाग से भी और अपनी उस काली कमान से भी। जब पेकुरिन को परछाइयों ने घेर लिया तो बाकियों ने वापस जाकर उसकी मदद करने का सोचा, पर तभी क्रिस्टीना की अचानक एंट्री ने उनके कदम रोक दिए। रीमा ने तुरंत सबको वार्न किया कि सावधान रहो, क्योंकि ये वही औरत थी जिसने पहले उनकी टीम पर हमला किया था। बिना एक सेकंड सोचे क्रिस्टीना किसी तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ी और हत्सुने को चीरने ही वाली थी, पर यूकी ने बीच में कूदकर उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। फिर भी क्रिस्टीना ने एक ऐसी टेक्निक यूज की जिससे उसकी तलवार यूकी के आर पार निकल गई। किस्मत अच्छी थी कि कोकोरो ने तुरंत उसकी डिफेंस को रीइंफोर्स कर दिया, जिस वजह से यूकी उस डायरेक्ट स्ट्राइक से बच गया। पर इम्पैक्ट इतना तेज था कि यूकी बेहोश हो गया और उसकी आंख फिर से वर्ल्ड ऑफ द रूलर्स में खुली। वहां उस लड़की ने उसे समझाया कि कोकोरो और बाकी सब इस दुश्मन के सामने बहुत कमजोर हैं और वो सब मारे जाएंगे। यूकी ने उससे गिड़गिड़ाकर तुरंत वापस भेजने को कहा, पर उसने उसकी रिक्वेस्ट को अनसुना कर दिया और बताया कि वो क्रिस्टीना से पहले भी कई बार लड़ चुकी है। उसने ये भी ऐड किया कि वो अभी इस मटेरियल वर्ल्ड यानी असली दुनिया में दखल देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अपने दोस्तों को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अब सिर्फ यूकी के कंधों पर है। फिर उसने बताया कि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे अपनी प्रिंस ऑफ नाइट एबिलिटी को जगाना होगा, वही ताकत जो उसके पास मेमोरी लॉस से पहले थी। उसने यूकी से कहा कि वो अपने पुराने दिनों को याद करे जब वो साथ में एडवेंचर्स पर जाते थे, और फिर उसे वापस भेज दिया। उधर असली दुनिया में क्रिस्टीना सबका काम तमाम करने ही वाली थी, पर तभी यूकी जागा और उसने एक ऐसी पावर एक्टिवेट की जिसने उसके सारे साथियों को सुपर स्ट्रेंथ दे दी। जैसे ही वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हुए, रीमा ने एप्पल खाया और अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर क्रिस्टीना पर हमला बोल दिया। आओई ने दूर से अपने निशानेबाजी से सपोर्ट किया, जबकि हत्सुने ने एक पूरा स्टार बॉम्ब उस पर ताक दिया। जब धुआं छटा तो यूकी ने आगे बढ़कर क्रिस्टीना से तलवारें टकराईं। क्रिस्टीना दंग रह गई स्टन कि यूकी के सिर्फ एक एनहांसमेंट ने आम लोगों को सुपर हीरोज में बदल दिया था। पर भाई, इतना सब होने के बाद भी क्रिस्टीना उन सब से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। फिर भी उसने यूकी की ताकत को एक्नॉलेज किया और रिस्पेक्ट के तौर पर उन्हें जिंदा छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले उसने हत्सुने को वार्न किया कि उसकी बहन बहुत जल्द परछाइयों में खो जाएगी, और ये सुनते ही हत्सुने पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ी। गांव में पेकुरिन परछाइयों के झुंड से अकेली लड़ रही थी, जबकि कैरल दूर से ये सब देख रही थी। कैरल को अपना मिशन याद आया कि उसे सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, पर वो अपने ऑर्डर्स और पेकुरिन की दोस्ती के बीच बुरी तरह फंसी हुई थी। जब परछाइयां पेकुरिन पर भारी पड़ने लगी तो कैरल ने अचानक एक भयानक धमाके के साथ एंट्री मारी और मजाक में कहा कि पेकुरिन, बैटलफील्ड पर इतनी आलसी मत बनो। इसके बाद उसने अपनी ट्रू पावर दिखाई और एक ऐसा एक्सप्लोजन किया जिससे पूरी जगह धुआं और मिट्टी से भर गई। इस बीच हत्सुने शियोरी तक पहुंच गई और उसके माथे को टच करके उसकी यादें देखी और उसे उस वक्त पीछे खींच लिया जब परछाइयां उसे निगलने ही वाली थी। उसने शियोरी से वापस आने की भीख मांगी, पर शियोरी बोली कि वो वहीं रहना चाहती है क्योंकि वो खुद को उस पर एक बोझ समझती है। तब हत्सुने ने बड़े प्यार से उसके गाल खींचे और कहा कि तू कोई बोझ नहीं है, बल्कि मेरी वही प्यारी छोटी बहन है जो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती है। हत्सुने ने शियोरी को उसकी वही पुरानी कसम याद दिलाई कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। पर भाई, इमोशनल बातें चल ही रही थी कि तभी एक जाइगेंटिक साइकोलॉजिकल मॉन्स्टर वहां प्रकट हो गया जो उन दोनों को निगलने के लिए तड़प रहा था। हत्सुने को रियलाइज हुआ कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बची है कि वो अकेले इस बला से लड़ सके, इसलिए शियोरी ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। उसने अपनी कमान यानी बो समन की और अपनी बहन के सपोर्ट के साथ एक एन्चेंटेड एरो छोड़ा जो उस मॉन्स्टर के आर पार निकल गया और उसे शियोरी की बॉडी से बाहर खींच लाया। जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर निकला, कैरल और पेकुरिन ने अपनी पावर्स कंबाइन की और उसका नामो निशान मिटा दिया। ऐसा करके कैरल ने ये साफ कर दिया कि अब उसकी लॉयल्टी सिर्फ पेकुरिन और उसके दोस्तों के लिए है।
उधर रीमा और बाकी लोग शियोरी को सही सलामत देखकर सुकून की सांस लेने लगे। हालांकि शियोरी ने बड़े धीरे से उन्हें आवाज कम करने को कहा क्योंकि हात्सुने आराम कर रही थी। भाई सिस्टरली लव देख रहे हो। वक्त गुजरता गया और कोकोरो और गोरमे गिल्ड ढेर सारी अलग अलग क्वेस्ट्स करने लगे और कई एडवेंचर से गुजरे। यहाँ तक कि गिल्ड एसोसिएशन उनकी तारीफें करते नहीं थकती थी। एक फार्मिंग मिशन के दौरान उन्होंने खेत ढूंढने के बाद थोड़ा ब्रेक लिया ताकि वो राइस फील्ड्स का नजारा लेते हुए राइस बॉल्स एंजॉय कर सकें। उन्होंने उन जंगली सुअरों यानी वाइल्ड बोर्स और परिंदों के बारे में बात की जो फसलों को बर्बाद कर रहे थे, और पेकोरिन ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि उनका काम ये इंश्योर करना है कि ऐसा फिर कभी ना हो। बदले में उन्हें ढेर सारा ताज़ा चावल यानी फ्रेश राइस मिलने वाला था। पर कैरल मैडम थोड़ी चिढ़ गईं क्योंकि उनके सारे रिवॉर्ड सिर्फ खाने के आसपास ही घूमते रहते थे। बेचारी को अब थोड़ा रियल मनी चाहिए था चेंज के लिए। रही बात हमारी कोकोरो की, उसने कहा कि उन्हें फार्मर्स की मदद पर फोकस करना चाहिए और इसलिए उसने यूकी के साथ मिलकर एक स्केयरक्रो यानी बिजुका बनाया। कैरल अभी भी यही सोच रही थी कि उन्हें बेहतर रिवॉर्ड्स वाली क्वेस्ट्स चुननी चाहिए, पर आखिर में वो तब खामोश हो गई जब कैरल ने उसके मुंह में एक लजीज राइस बॉल ठूस दिया। भाई खाना ही इसका आखिरी इलाज है। इसके बाद कैरल को पैलेस में हर मैजेस्टी को रिपोर्ट देने वाला वो पल याद आया जहां वो उन्हीं परछाइयों से घिरी हुई थी जिन्हें उसने पहले तबाह किया था। हर मैजेस्टी ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें अटैक के बारे में पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था, और फिर कैरल को ऑर्डर दिया कि वो यूकी पर कड़ी नजर रखें। स्केयरक्रो सेट करने के बाद पूरा ग्रुप एक नई क्वेस्ट की तलाश में एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचा। जैसे ही पेकोरिन ने एक ऐसी क्वेस्ट देखी जिसका रिवॉर्ड फिश था, उसकी आंखों में चमक आ गई, पर कैरल ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। शौक देखो। उसी वक्त यूकी की नजर एक नोटिस पर पड़ी जिसमें कोई ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो उन्हें प्रॉपर गिल्ड की तरह काम करना सिखा सकें और बदले में ढेर सारे अनस्पेसिफाइड रिवॉर्ड्स का वादा था। कोकोरो उनके पास आई और वार्न किया कि इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करना क्योंकि ये ऑफिशियली अप्रूव नहीं है। उसने समझाया कि वो जितनी बार भी वो नोटिस वहां से हटाते हैं, अगले दिन एक नया नोटिस वहां टपक जाता है। ग्रुप ने उसकी बात को इग्नोर करने का फैसला किया, पर यूकी ने गिल्ड हॉल से निकलते वक्त वो नोटिस अपने पास रख लिया। इस बीच उन्होंने देखा कि लूसो गिल्ड की लड़कियां ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं जैसे वो किसी मुसीबत में हो। कैरल ने तुरंत ताड़ लिया कि ये सब नौटंकी है और इग्नोर करने को कहा, पर उन लड़कियों ने उनका रास्ता रोक लिया और अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी जैसे वो किसी का भी ध्यान खींचने के लिए गिड़गिड़ाती हो। तभी मिसुगी ने यूकी के हाथ में वो नोटिस देखा और पूछा कि क्या वो उनकी मदद करने में इंटरेस्टेड है। इसके बाद जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तो लिटिल लिरिकल की लड़कियों ने माना कि वो एक मेंटोर की तलाश में है क्योंकि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि गिल्ड की तरह काम कैसे करते हैं। कैरल को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई और उसने पूछा कि वो एक ऑफिशियल मीटिंग में 3 ऑड लिटिल क्रीचर्स की तरह क्यों बिहेव कर रही हैं, जिस पर क्योका ने जवाब दिया कि वो लैंसोल की शांति को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। इन बातों ने गोरमे गिल्ड के मेंबर्स को अपने असूलों पर सोचने पर मजबूर कर दिया क्योंकि अब तक वो सिर्फ खाने और पैसे के बारे में सोचते थे। उन्हें थोड़ा गिल्टी फील हुआ और इसीलिए वो लिटिल लिरिकल की मदद करने के लिए राजी हो रहे। उस रात उन्होंने प्लानिंग शुरू की कि कैसे उन लड़कियों को अकेले क्वेस्ट्स एक्सेप्ट करने का एक्सपीरियंस दिलाया जाए। कैरल को उस मैप पर शक था जो उनके लिए बनाया गया था, पर कोकोरो ने उसे समझाया कि वो खुद को अंडर एस्टिमेट ना करे क्योंकि वो बहुत काइंड है और एक स्किल्ड टीचर भी है। उस वक्त पेकोरिन कुछ बना रही थी और जब उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है तो उसने कहा कि ये कल ही पता चलेगा। रही बात यूकी की, वो खजाना तैयार कर रहा था जो लड़कियों को उनकी जर्नी के एंड में मिलने वाला था ताकि उन्हें सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट महसूस हो। अगले दिन पेकोरिन ने लिटिल लिरिकल की लड़कियों को इकट्ठा किया और किसी स्ट्रिक्ट गेम इंस्ट्रक्टर की तरह बिहेव करने लगी जिसे कोई पसंद नहीं करता। उसने उन्हें उस एरिया का मैप दिखाया जिस पर खजाने की लोकेशन पर एक बड़ा सा एक्स बना था। ये इंश्योर करने के बाद उनके पास जर्नी के लिए बेसिक सामान है, उसने उन्हें यूकी के साथ क्वेस्ट पूरी करने भेज दिया। कैरल मन ही मन सोच रही थी कि क्या वो वाकई सही सलामत रहेंगे क्योंकि यूकी गाइड से ज्यादा एक बर्डन लग रहा था, पर पेकोरिन को पूरा भरोसा था कि मैप को इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि वो बेचारा भी उसे समझ लेगा। जब ग्रुप एक फोक इन द रोड यानी दोराहे पर पहुंचा तो लिटिल लिरिकल की लड़कियों ने पूछा कि किस रास्ते जाना है और यूकी की मदद मांगी, पर अंजाम वही हुआ, यूकी ने उन्हें गलत रास्ते पर भेज दिया। भाई यूकी ने तो पहले ही मोड़ पर रायता फैला दिया है। फिर भी पेकोरिन और बाकी सब ने तय किया कि वो मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भाई इनका टफ लव तो देखो। जैसे ही वो जंगल के रास्ते आगे बढ़े उन पर नन्हे मकड़ों यानी स्मॉल स्पाइडर्स ने हमला कर दिया जिससे बेचारी बच्चियां बुरी तरह डर गईं। इस सारी अफरा तफरी के बीच कोकोरो ने चुपके से यूकी से कहा कि उसने लड़कियों को गलत रास्ते पर भेज दिया है और जब लिटिल लिरिकल पीछे मुड़ी तो यूकी ने उन्हें एक और रॉन्ग रोड पर भेज दिया। मतलब हमारा हीरो आज फुल ऑन डायरेक्शन लेस मोड में था। नतीजा ये हुआ कि पेकोरिन ने अपना सीक्रेट कार्ड यूज करने का फैसला किया ताकि उन्हें सही रास्ते यानी करेक्ट रूट पर लाया जा सके। थोड़ी देर बाद लिटिल लिरिकल की टीम का सामना पेकोरिन से हुआ जो एक मैस्कॉट मॉन्स्टर का भेस बदले हुए थी। उसने उन्हें वार्न किया कि आगे मत जाओ क्योंकि रास्ता भूत प्रेतों से भरा है।
पर भाई पिछली लड़ाई के बाद लड़कियों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि उन्होंने उल्टी पेकोरिन की ही थुकाई कर दी। जब वो और आगे बढ़े तो कैरल ने नोटिस किया कि वो असली रास्ते से और भी ज्यादा भटक गए हैं और ठीक उसी पल एक असली मॉन्स्टर ने आकर यूकी को काट लिया। बेचारा, हर बार बलि का बकरा यही बनता है। लड़कियों ने उसे बचाने के लिए बड़ी बहादुरी से स्टैंड लिया, पर इससे पहले कि वो उस क्रीचर से भिड़ पाती, कैरल ने पहले ही पीछे से उसे सीक्रेटली ढेर करके यूकी और लड़कियों दोनों को बचा लिया था। इसके बाद वो और कोकोरो आगे निकल गईं और आसपास के सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया ताकि लड़कियों को कोई खतरा ना हो। इस वजह से उन्हें थोड़ा ब्रेक मिला और उन्होंने एक छोटा सा पिकनिक मनाया। उसी वक्त वो पेकोरिन से मिली जिसने बताया कि यूकी ने लड़कियों को सीधा एक हार्पी नेस्ट में पहुंचा दिया है, जो कि बेहद खतरनाक जगह थी। वो ये डिस्कस कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा एक विशाल परिंदे ने यूकी को दबोचा और उसे अपने घोंसले में लेकर उड़ गया। तो लिटिल लिरिकल की नन्ही पलटन यूकी को बचाने के लिए उस चिड़िया के पीछे भागी, पर असली मुसीबत तब शुरू हुई जब उस परिंदे ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। जब गुरमे गिल्ड की लड़कियां घोंसले तक पहुंची तो उन्हें वहां यूकी और उसका स्केयरक्रो मिला और पता चला कि ये वही चिड़िया है जो चावल के खेतों पर हमला कर रही थी। कैरल ने उसे जादू से कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो तुरंत थक गई क्योंकि उसने पहले ही यूकी और लड़कियों के लिए रास्ता साफ करने में अपनी सारी एनर्जी फूंक दी थी। रही बात कोकोरो की, वो तो एक हीलर थी और उसके पास कोई ऑफेंसिव मैजिक नहीं था और पेकोरिन भूखी होने की वजह से लड़ने के लायक नहीं थी। पर जैसे ही उसने वो खाना देखा जो लिटिल लिरिकल की लीडर ने एडवेंचर के लिए तैयार किया था, पेकोरिन ने सिर्फ एक बाइट ली और उसकी ताकत रिचार्ज हो गई। सिर्फ एक सॉलिड स्ट्राइक में उसने उस परिंदे को ढेर कर दिया और जब लड़कियां होश में आईं तो उन्हें लगा कि ये महान काम उन्होंने ही किया है। चलो, बच्चों का दिल रखने में क्या बुराई है। जब वो जश्न मना रहे थे तो कोकोरो ने बताया कि ऐसा करके उन्होंने अपनी क्वेस्ट पूरी कर ली है, पर अचानक उसे याद आया कि वो मंजिल से ट्रेजर यानी खजाना लाना तो भूल ही गई। तो पेकोरिन ने सिचुएशन संभालने के लिए तुरंत झूठ बोल दिया कि वो विशाल अंडा ही असली खजाना था और वो उससे एक लजीज डिश बनाएगी। पर सरप्राइज तब मिला जब अंडा अचानक फट गया और उसमें से एक नन्ही चिड़िया निकल आई जो लिटिल लिरिकल की लीडर के साथ बड़े प्यार से चिपकने लगी। भाई, ये तो बोनस रिवॉर्ड हो गया। तभी क्योका ने राज खोला कि उसे शुरू से पता था कि वो लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं और उन्हें थैंक यू बोला कि उन्होंने उनकी मदद के लिए इतनी मेहनत की। उसने ये भी वादा किया कि वो मिमी और मिसोगी को कुछ नहीं बताएगी और यहाँ तक कि यूकी को भी थैंक यू बोला किडनैप होने का नाटक करने के लिए, भले ही बेचारा वाकई में किडनैप हुआ था। अगले दिन गुरमे गिल्ड वापस चावल उगाने के काम पर लौट आई। कैरल थोड़ी चिढ़ रही थी क्योंकि इतनी क्वेस्ट के बाद भी उन्हें कोई रियल रिवॉर्ड यानी मोटा पैसा नहीं मिला था। उसी वक्त लिटिल लिरिकल की लीडर के पास अब एक पेट बर्ड था जिसे वो खेतों को कीड़ों से बचाने के लिए यूज करने लगी। कुछ दिनों बाद कोकोरो कुछ लॉटरी टिकट्स लाई और उन्हें रिडीम करने का फैसला किया। कैरल अपना काम खत्म करके डिनर के लिए लौटी, पर नतीजा देखकर उसके होश उड़ गए जब उसे पता चला कि कोकोरो ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है, जो कि समुद्र से जुड़ा ढेर सारा सामान था। उसी रात यूकी अपने कमरे में था जब कोकोरो अंदर आई और उसकी राय मांगी। उसने समझाया कि वो जंगल में पली बड़ी है और उसने पहले कभी स्विमसूट नहीं पहना, इसलिए वो थोड़ी नर्वस है। उसने ये भी ऐड किया कि शॉप वालों ने तो तारीफें की हैं, पर उसे खुद पर भरोसा नहीं है और वो जानना चाहती थी कि क्या यूकी को ये पसंद आया। जब यूकी ने थम्स अप दिखाकर अप्रूवल दिया तो उसने उसे तैरने की एक इंस्ट्रक्शनल बुक थमा दी और वो दोनों साथ मिलकर तैरने की मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करने लगे। भाई, ये सीन तो काफी होलसम था। अगले दिन पूरा ग्रुप बीच पर पहुंचा। पेकोरिन हमेशा की तरह खुश थी, जबकि कैरल लोगों के सामने अपनी चार्म्स दिखाने में थोड़ी शर्म महसूस कर रही थी। पर पेकोरिन ने उसे जबरदस्ती खींच लिया और पानी में कदम रखते ही उसने यूकी पर पानी उछाल दिया, जिससे बेचारे की आंखों में समुद्र के नमक की वजह से जलन होने लगी। क्लासिक बीच डिजास्टर। थोड़ी देर खेलने के बाद वो किनारे पर लौटे और पेकोरिन ने नोटिस किया कि वो थोड़ा थक गई है, जो कोकोरो को अजीब लगा क्योंकि वो हमेशा एनर्जी से भरे रहती है। तब पेकोरिन ने बताया कि उसका असली आर्मर उसे इंक्रीज्ड एंड्योरेंस देता है, पर बदले में उसे और भी ज्यादा भूख लगती है। क्योंकि इस बार उसने सिर्फ स्विमसूट पहना था, वो जल्दी थक रही थी। तो कैरल ने उसे चिल्लाकर समझाया कि अपने ऐसे टॉप सीक्रेट सबके सामने रिवील मत किया करो। लेकिन पेकोरिन ने एकदम भोलेपन से जवाब दिया कि सब ठीक है क्योंकि वो सब दोस्त है। ठीक उसी मोमेंट पर उन्हें सुजुमे दिखाई दी, जो बेचारी अपने गधे के पीछे कीचड़ में घसीटी जा रही थी। भाई, ये तो अलग ही लेवल का एडवेंचर चल रहा था। वो तुरंत उसे बचाने के लिए भागे। सुजुमे ने कोकोरो को मदद के लिए थैंक यू बोला, सबसे इंट्रो किया और बताया कि वो कोकोरो से पहले मार्केट में मिल चुकी है। फिर सुजुमे ने उन्हें बताया कि उन्होंने समुद्र के पास एक नया स्नैक स्टैंड खोला है और उन्हें वहां आने का इन्विटेशन दिया। वहां वो शिजुरू से मिले और उन्होंने दबाकर खाना ऑर्डर किया। खाना खाते वक्त कैरल ने नोटिस किया कि उनके अलावा वहां एक भी कस्टमर नहीं था, जबकि ये तो बिजी आवर्स होने चाहिए थे। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि बीच पर एक दूसरे फूड स्टैंड ने सारे कस्टमर्स चुरा लिए हैं। तो टीम ने तय किया कि वो पता लगाएंगे कि आखिर लोग वहां क्यों जा रहे हैं और उन्हें ये पता चला कि वो मर्क्यूरियस फाउंडेशन का एक स्पेशल तायाकी स्टैंड था। थोड़ी देर बाद फाउंडेशन की हेड अकीनो प्रकट हुई और बड़े घमंड से बोलने लगी कि वो लोग एमेचर्स हैं जिन्हें खाने की कोई समझ नहीं है।
उसने शिज़रू से ये भी कहा कि वो उसकी सबऑर्डिनेट बन जाए ताकि जल्दी पैसे कमा सके, पर शिज़रू ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। तभी मिफुयू की गिल्ड के एक साथी ने राज खोला कि असलियत में अकीनो पेकोरिन के साथ कोऑपरेट करना चाहती थी, पर उसकी प्राइड यानी घमंड उसे ये मानने से रोक रहा था। फिर भी अकीनो ने अपनी हॉटी लेडी वाली नौटंकी जारी रखी और पेकोरिन से कहा कि वो समर खत्म होने से पहले उनकी टीम ज्वाइन कर ले। ये सुनकर कैरल को बहुत गुस्सा आया। जब वो स्नैक स्टैंड वापस लौटे तो कैरल ने कहा कि वो अकीनो को इतनी आसानी से मनमानी नहीं करने देगी, पर शिज़रू ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि अकीनो के बिजनेस चक्कर में वो अपनी वेकेशन खराब ना करें। फिर लड़कियों ने समझाया कि उनकी गिल्ड का मिशन ही साथ मिलकर लजीज खाना एंजॉय करना है, इसलिए स्टैंड के लिए एक न्यू मेन्यू तैयार करना उन्हें वाकई खुशी देगा। थोड़ी देर बाद वो इंग्रेडिएंट्स की तलाश में बीच पर निकल पड़े और कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने कुछ ताज़ा माल यानी फ्रेश प्रोड्यूस जमा कर ही लिया। अचानक उन्हें इमरजेंसी बेल सुनाई दी तो वो किनारे की तरफ भागे और वहां उन्होंने देखा कि समुद्र में क्रैकन यानी विशाल स्क्विड ने युकारी को दबोचा हुआ है। तुरंत पेकोरिन और कैरल ने मिलकर उसे पानी से बाहर खींचा और फिर शिज़रू ने एक फिनिशिंग ब्लो के साथ लड़ाई खत्म कर दी। भाई, फुल सिनेमैटिक एंडिंग। जब उन्होंने मामला सुलझा लिया तो वो सोचने लगे कि इस क्रैकन का क्या किया जाए, तो कोकोरो ने सजेस्ट किया कि क्यों ना इसे ही खाने में इंग्रेडिएंट की तरह यूज करें। अगले दिन स्टैंड पर कस्टमर्स की भारी भीड़ जमा थी जो उस ग्रिल्ड क्रैकन मीट को चखने के लिए बेताब थे। उधर शिज़रू और अकीनो बीच पर चिल कर रही थी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हुए, भले ही वो राइवल्स थी। उसी वक्त कैरल ने अपनी गिल्ड के मेंबर्स को इकट्ठा किया और उन पर वाटर ब्रीदिंग पोशन छिड़क दिया, जिससे उन्हें बिना किसी स्पेशल कपड़ों के तैरने और कोरल रीफ्स एक्सप्लोर करने की पावर मिल गई। पानी के अंदर रहते हुए कोकोरो ने वो सब याद किया जो उसने गिल्ड ज्वाइन करने के बाद महसूस किया था, और उसने सब का क्रेडिट अपने मास्टर यूकी को दिया, क्योंकि उसके बिना ये सब कभी नहीं होता। कुछ दिनों बाद टीम वापस गिल्ड हाउस लौटी और साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हुए अपनी ट्रिप की बातें करने लगी। कैरल ने कहा कि सबसे बढ़िया चीज वो स्क्विड मीट था, पर अब वो इतनी जल्दी दोबारा कोई स्क्विड नहीं पकड़ पाएंगे। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि अब वो वाकई अलग अलग तरह का खाना ट्राई कर रहे हैं, जिसका मतलब था कि वो अपनी गिल्ड का असली गोल पूरा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद पेकोरिन मार्केट गई, जबकि कोकोरो और यूकी रेस्टोरेंट के ओनर को स्क्विड सैंडविचेस डिलीवर करने गए और कैरल घर की देखभाल के लिए रुक गई। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिरू और कुनुमी रेस्टोरेंट के ओनर का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा बहुत उदास और परेशान था। जैसे ही उन्होंने यूकी को देखा, उन्होंने बताया कि ओनर बिना रुके पुडिंग बनाए जा रहा है और कई दिनों से सोया तक नहीं है। ठीक उसी मोमेंट पर यूकी की नजर परछाइयों में छुपे किसी पर पड़ी। तब एक लड़की अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आई और बोली कि उसका नाम शिनोबू द होली वन है। उसने समझाया कि उसने एक अफवाह सुनी थी कि एक आदमी पागलों की तरह पुडिंग बनाया जा रहा है, जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। तो वो देखने आई थी कि ये सच है या नहीं, पर उसे वहाँ कोई और ही मिल गया। इसके बाद उसने अपनी गिल्ड मेट मियाको को प्रकट होने को कहा और बताया कि वही इस पोजेशन यानी भूत सवार होने की जिम्मेदार है। तब मियाको ने माना कि उसे पुडिंग खाना बहुत पसंद है, पर ओनर ने उसमें कीड़े डालना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे मजबूर होकर उस पर कब्जा करना पड़ा ताकि वो इसे रोक सके, और फिर उसे पनिशमेंट देने के लिए पुडिंग के लिए पागल बना दिया। शिनोबू ने मियाको से कहा कि अपनी पावर्स इतनी कैजुअली यूज ना करे। फिर कोकोरो को समझाया कि मियाको असलियत में एक भूत है। भाई, रेस्टोरेंट में तो भूत का साया है, पर क्या हमारी गौरमे गिल्ड इस पुडिंग चोर भूतनी को शांत कर पाएगी? शिनोबू बेचारी तो दंग रह गई कि यूकी एक भूत को देख पा रहा है, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता था। इसलिए उसने यूकी से रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ चलें डीमन गिल्ड के घर पर। थोड़ी देर बाद वो एक बेहद विशाल और डरावनी हवेली पहुंचे, पर वहां उन पर अकारी और योरी ने हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोई घुसपैठी हैं। शिनोबू ने उन्हें शांत किया और समझाया कि शायद यूकी ही वो की है जो वैम्पायर क्वीन को फिर से जिंदा करने के उसके सपने को पूरा कर सकता है। जैसे ही कोकोरो ने ये सुना, उसने तुरंत यूकी से कहा कि उन दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए, पर भाई रास्ता तो चमगादड़ों की दीवार ने रोक रखा था। तभी एक आवाज उन्हें सुनाई दी और वो अचानक एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जहां एक गॉथिक वैम्पायर मम्मी एक क्रिस्टल के अंदर सील थी। उसने अपना इंट्रो दिया एज इलिया द गार्डियन नाइट और बताया कि ये क्रिस्टल तो उसकी असली ताकत का सिर्फ एक नन्हा सा टुकड़ा है। उसने कहा कि उसने अपनी निगरानी रखने वाली आंखों से यूकी की एबिलिटीज को देखा है और शायद वही वो शख्स है जिसकी उसे अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत है। इसके बाद वो क्रिस्टल से बाहर निकली और अपनी भयानक आवाज में सबको अपने सामने झुकने का ऑर्डर दिया। पर भाई, सदियों तक कैद रहने की वजह से उसका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और वो एक नन्ही बच्ची में बदल गई जो घुटनों के बल चल रही थी, पर अकड़ अब भी किसी रानी जैसी ही थी। तब शिनोबू ने समझाया कि इलिया असलियत में सारे डीमंस की रानी है और उसने प्राचीन काल में बाकी सभी रेसेस के खिलाफ जंग में उनका नेतृत्व किया था। पर एक मुश्किल युद्ध के बाद वो आखिरकार हार गई और उसे सील कर दिया गया। डीमन गिल्ड ने उस सील को तो तोड़ दिया, पर क्योंकि इलिया के पास अब कोई मैजिक नहीं बचा था, इसलिए उसका रूप इतना छोटा हो गया है। कोकोरो को डर लगने लगा कि कहीं वो यूकी को नुकसान ना पहुंचाए, पर इलिया ने उन्हें तसल्ली दी कि वो सेफ है और उसे सिर्फ यूकी की मदद चाहिए ताकि वो अपनी ताकत रिकवर कर सके। फिर उसने बड़े प्यार से अपना हाथ यूकी की चेस्ट पर रखा और रिमार्क किया कि ये तो सकुरा से भी ज्यादा निकम्मा है, जिससे सब चढ़ गए।
अचानक इलिया का मैजिक खत्म हो गया और उसके अपने ही चमगादड़ नौकर उस पर हमला करने लगे, जिस वजह से यूकी को उसे अपनी गोद में उठाकर जितना हो सके उतना तेज भागना पड़ा। जब वो भाग रहा था, दोनों के शरीर चमकने लगे और जब वो रुका तो उसने देखा कि इलिया वापस अपने असली गॉथिक मम्मी रूप में आ चुकी थी और उसकी ताकत लौट आई थी। उसके बाद उसने उन नौकरों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने उससे गद्दारी की थी, और आसपास के हर डीमन ने उसकी दहशत को महसूस किया। जब गिल्ड उसकी वापसी का जश्न मना रही थी, इलिया ने कसम खाई कि वो पूरी दुनिया को फतह करेगी, पर उसका ये सपना तभी टूट गया जब उसका मैजिक फिर से गुल हो गया। उस पॉइंट पर कोकोरो ने फैसला किया कि इस अफरा तफरी के बीच चुपके से निकल लेना ही बेहतर है, पर मियाको ने यूकी को खूब सुनाया। वो बोली कि यूकी की वजह से उसका सारा प्लान यानी पुडिंग बर्बाद हो गया है और अब वो उसे जिंदगी भर के लिए कर्स यानी श्राप देगी। इधर कैरल घर पर बैठी पक रही थी और बाकियों के लौटने का इंतजार कर रही है। अचानक उसने दरवाजे पर यूकी की आवाज सुनी तो उसने बड़े उत्साह से दरवाजा खोला, पर सामने इतने सारे अजनबियों को देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर बुलाने के बाद कैरल को पता चला कि यूकी ने मियाको की पुडिंग खराब की है और अब वो चाहती है कि यूकी उसके लिए नई पुडिंग बनाए, वरना वो उसे कर्ज कर देगी। इस बीच पेकोरन ने अभी भी शॉपिंग कर रही थी जब उसने दो आदमियों को एक थिएटर की तबाही के बारे में बात करते सुना। अचानक उसने शिरो और कुरुमी को रेस्टोरेंट ओनर के साथ देखा और उन्होंने बताया कि ओनर पर पहले एक भूत का साया था, पर क्योंकि यूकी ने उसे उस भूत से आजाद कर दिया था, इसलिए वो सब उसकी रिकवरी का जश्न मना रहे थे। ठीक उसी पल कुरुमी की मम्मी वहां आई और उसके सर पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। उन्होंने कहा कि अपने बाप की तरह दूसरों का फायदा उठाना बंद करो और दुकान में मदद करना शुरू करो। उन्होंने पेकोरने को भी थैंक यू बोला उसके बेटे की मदद के लिए, और काश उनका बेटा उसका आधा भी काबिल होता। पेकोरने को काफी अच्छा महसूस हुआ और उसने कहा कि ये सब उसने अपने पेरेंट्स से सीखा है, पर उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने उस औरत को ये महसूस करवाया कि शायद पेकोरने का पास्ट उतना खुशहाल नहीं रहा है जितना वो दिखा रही है। अचानक ढेर सारे कस्टमर्स दुकान में उमड़ पड़े सिर्फ पेकोरने को देखने के लिए, तो उसने तय किया कि वो थोड़ी देर रुककर काम में मदद करेगी। घर वापस लौटते हैं जहां कैरल पुडिंग बना बनाकर अपना दिमाग खो रही थी। वो दुआ कर रही थी कि काश पेकोरने जल्दी वापस आ जाए और ये काम संभाल ले, क्योंकि बाकी किसी को भी खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। कोकोरो ने मियाको से थोड़ा और इंतजार करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन मियाको तो अपनी जिद पर अड़ी थी। उसे पुडिंग चाहिए थी, अभी और इसी वक्त। उसी रात जब कुरुमी की फैमिली अपनी दुकान बढ़ा चुकी थी, उसकी मम्मी ने पेकोरिन को ढेर सारी सब्जियां दी, उसकी मदद के बदले एक छोटा सा टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। पर जैसे ही पेकोरिन घर लौटी, उसने देखा कि मियाको ने उन सारी सब्जियों का पुडिंग बना डाला है और बस उसे ठूसने ही वाली थी। पेकोरिन तुरंत पूरा मामला समझ गई और उसने मियाको से वादा किया कि वो उसके लिए दुनिया का सबसे लजीज पुडिंग बनाएगी। बस शर्त ये थी कि वो उसके दोस्तों को पहले जैसा नॉर्मल कर दे। ऑफर इतना टेम्पटिंग था कि मियाको ने उसे एक मौका देने का फैसला किया, और भाई जैसा कि उम्मीद थी, पेकोरिन ने अपना वादा निभा दिया। आखिर में मियाको ने ऐलान किया कि ये उसकी जिंदगी का ग्रेटेस्ट पुडिंग था और उसने सबको वापस नॉर्मल कर दिया। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पेकोरिन ने राज खोला कि उसने टेस्ट बढ़ाने के लिए पुडिंग में कीड़े यानी इंसेक्ट्स डाले थे। ये सुनते ही मियाको को इतना बड़ा झटका लगा कि वो वहीं ढेर हो गई और बेचारी शिनोबू को उसे उठाकर घर ले जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद पूरा ग्रुप ब्रेकफास्ट के लिए कैरल के इंतजार कर रहा था, पर लग रहा था मैडम अभी भी गहरी नींद में घोड़े बेचकर सो रही हैं। आखिरकार पेकोरिन का सब्र टूट गया और उसने कैरल का दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया, जबकि कैरल बेड पर मस्त सोई थी। एक पल के लिए तो पेकोरिन को लगा कि कैरल निकल ली, डाइड, तो वो पैनिक हो गई, खिड़की तोड़ी और अंदर घुस गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैरल एकदम भली चंगी थी। टेबल पर बैठते ही कैरल ने उसे वार्न किया कि वो उसकी पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करे, पर हमारी भोली पेकोरिन अपनी ही सोच में डूब गई और समझने लगी कि पर्सनल शायद मेन्यू में कोई साइड डिश है। कोकोरो ने जब उसे मतलब समझाया तो पेकोरिन ने वादा किया कि वो आगे से ध्यान रखेगी, पर कैरल अब भी चिड़ी हुई थी क्योंकि उसने उसका सबसे फेवरेट स्टफ टॉय तोड़ दिया था। कोकोरो ने मामला संभालने की कोशिश की और कहा कि वो उसे रिपेयर कर देगी क्योंकि उसे सिलाई कढ़ाई आती है। ब्रेकफास्ट के बाद तीनों लड़कियां मार्केट निकल गई सिलाई का सामान लेने, जबकि कैरल घर की रखवाली के लिए रुक गई। जब उन्हें कोई फैब्रिक शॉप नहीं मिली तो यूकी ने सजेस्ट किया कि उन्हें अलग अलग यानी स्प्लिट अप हो जाना चाहिए, पर कोकोरो जानती थी कि ये बंदा तब भी रास्ता भटक जाएगा अगर उसके दिमाग में बिल्ट इन मैप्स फिट कर दिए जाएं। फिर भी यूकी ने दिलासा दिया कि वो संभाल लेगा और पास की किसी फैब्रिक शॉप को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में उसे एक शॉप मिल तो गई, पर उसने देखा कि एक परछाई दुकान के ओनर को निगलने वाली है, तो वो उसे बचाने के लिए अंदर कूद पड़ा। पर भाई वो शैडो हमारे हीरो से कहीं ज्यादा ताकतवर थी और यूकी को अपनी मौत सामने दिखने लगी। ठीक उसी मोमेंट पर शिजुने नाम की एक लड़की ने बड़े ड्रामेटिक फैशन में एंट्री मारी और उस शैडो के 2 टुकड़े कर दिए। उसे ढेर करने के बाद वो यूकी की तरफ भागी, उसे लिटिल ब्रदर यानी छोटा भाई कहकर पुकारा और उस पर सवालों की बारिश कर दी। फिर उसे याद आया कि यूकी की मेमोरी गुल है, तो उसने कहा कि चिंता मत करो, वो उसे प्रोटेक्ट करेगी।
ठीक तभी एक लाल बालों वाली लड़की चिल्लाते हुए अंदर आई और शिजुने को सुनाने लगी कि उसने खुद को खतरे में क्यों डाला, क्योंकि उन दोनों को तो सिर्फ दूर से ऑब्जर्व करना था। फिर वो शिजुने को घसीट कर ले गई और यूकी से कहा कि वो ऐसा नाटक करे जैसे उसने कुछ नहीं देखा। एक अंधेरी गली में वो लड़की शिकायत करती रही और शिजुने से बोली कि वो भी यूकी से बात करना चाहती थी, पर उन्हें ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। अचानक शिजुने को अपना मकसद याद आया और उसने जिद की कि वो खुद यूकी से मिलने जाएगी, जब तक कि दूसरी लड़की ने उसके सर पर एक तमाचा नहीं चढ़ दिया। दूसरी तरफ कोकोरो ने एक गुलाबी तितली देखी और उसके पीछे होली, पर एक अंधेरी गली में वो उसे खो बैठी। उसी वक्त घर की सफाई खत्म करके कैरल थोड़ा टहलने निकली, ये सोचते हुए कि क्या कोकोरो वाकई उसका खिलौना ठीक कर पाएगी। अचानक उसे एक खूबसूरत सफेद गुलाब दिखा और उसने तय किया कि वो इसे हर मेजेस्टी को तोहफे में देगी ताकि वो खुश हो जाएं। कहीं और शहर में ढेर सारी शैडोज प्रकट होने लगी थी और शिजुने ने ये खबर अपनी गिल्ड टीचर बरिस्ता तक पहुंचाई। इसके बाद यूकी बाकियों से मिल गया और भले ही उन्हें फैब्रिक शॉप नहीं मिली थी, उन्होंने तलाश जारी रखने का फैसला किया। उसी वक्त कैरल हर मेजेस्टी के पैलेस पहुंची, जहां क्वीन शैडोज बनाने में बिजी थी और उसने एक बहुत ही पावरफुल शैडो बनाई जिसके चेहरे पर मेटल मास्क था। फिर उसने उस मास्क शैडो को अपना शिकार लाने का ऑर्डर दिया और जब वो कैरल के पास से गुजरा तो कैरल का वो गुलाब मुरझा गया। क्वीन ने उसे तुरंत उस फिल्थ यानी गंदगी को फेंकने को कहा और कैरल ने उदास होते हुए भी बात मान ली। इस बीच यूकी और कोकोरो थोड़ा ब्रेक लेकर स्नैक्स खा रहे थे, पर जब यूकी के कपड़ों पर केचप गिर गया तो कोकोरो उसके लिए गीला टवल लेने गई। वहां उसका सामना उस लाल बालों वाली लड़की से हुआ जिसने बड़े बॉसी ढंग से पूछा कि वो यूकी के इतने करीब क्यों है। कोकोरो ने शांति से समझाया कि वो रूलर फहीद के ऑर्डर पर यूकी की सेवा करती है। उसी वक्त शिजुने प्रकट हुई और उस लड़की के सर पर तब तक थप्पड़ जड़े जब तक वो होश में नहीं आ गई और फिर कोकोरो से उस हंगामे के लिए माफी मांगी। भाई, ये शिजुने और वो लाल बालों वाली लड़की आखिर है कौन और उन्हें यूकी पर नजर रखने का ऑर्डर किसने दिया? उसने समझाया कि उसका भाई यूकी उन दोनों को जान से भी ज्यादा प्यारा है और बस इसीलिए वो उसे लेकर इतनी प्रोटेक्टिव रहती हैं। पर भाई, जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा उनके होश उड़ गए। यूकी उस बेंच पर था ही नहीं। उन्हें तुरंत फिक्र होने लगी कि कहीं उन शैडोज ने उसका किडनैप तो नहीं कर लिया। शिशुने ने सजेस्ट किया कि उन्हें अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए और कोकोरो तुरंत पेकोरिन के पास भागी ताकि उसे पूरा मामला एक्सप्लेन कर सके। ठीक उसी वक्त उन्हें दो आदमी यूकी के किडनैपिंग के बारे में बात करते हुए सुनाई दिए तो उन्होंने तुरंत उनसे डिटेल्स मांगी। वो दोनों आदमी उन्हें एक अंधेरी और डरावनी हवेली तक ले गए, पर अंदर जाकर पता चला कि वो लोग यूकी नहीं बल्कि शिरो की बात कर रहे थे। तभी वहां गैंग लीडर एक बेहद टेरिफाइंग रूप में प्रकट हुआ और ऐलान किया कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मिटा देगा, इरेज एनीवन। पर भाई, ट्विस्ट तो देखो, ये वही थोड़ा प्लम्प बंदा निकला जो कुछ हफ्ते पहले पेकोरिन के रेस्टोरेंट गया था और पुरानी जान पहचान की वजह से उसने शिरो को जाने दिया। इसके बाद चारों लड़कियां इकट्ठा हुईं और पेकोरिन ने कहा कि उन्हें एडवेंचरस गिल्ड में यूकी के लिए एक मिसिंग नोटिस लगाना चाहिए। जब वो वहां पहुंचे और कैरन को बताया कि यूकी गायब है तो उन्हें पता चला कि वो तो थोड़ी देर पहले वहीं था, किसी क्वेस्ट के सिलसिले में। ठीक उसी पल यूकी अपने हाथ में एक रेनबो सिल्क वॉर्म पकड़े हुए लौटा और बताया कि वो फैब्रिक ढूंढने की क्वेस्ट पर गया था। असल में हुआ ये था कि जब वो बेंच पर इंतजार कर रहा था उसने भीड़ में एरिको को देख लिया और हॉस्पिटल वाले उसके ऑब्सेसिव पीछे पड़ने की वजह से वो तुरंत छुप गया। फिर उसने रेनबो सिल्क वॉर्म वाली क्वेस्ट देखी और उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो बेचारा उस क्वेस्ट के चक्कर में लगभग मौत का खाना बन ही गया था, फिर भी उसने अकेले इसे पूरा किया क्योंकि वो कैरल के उस टूटे हुए खिलौने को ठीक करना चाहता था। शिशुने और वो लाल बालों वाली लड़की दूर से उसे देख रही थी और उन्होंने नोटिस किया कि भले ही यूकी की मेमोरी गुल है, पर वो आज भी उतना ही काइंड एंड कंसिडरेट है जितना वो हमेशा से था। उस रात जब कैरल घर जा रही थी वो थोड़ी वरिड थी कि कहीं नई शैडो उसकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर ना हो और वो सोच रही थी कि क्या उसे ये डबल एजेंट वाला नाटक जारी रखना चाहिए या बस हार मान लेनी चाहिए। और जब उसने घर खाली पाया तो उसकी इरिटेशन और बढ़ गई, पर जैसे ही उसने देखा कि उसके दोस्त उसका रिपेयर किया हुआ खिलौना लेकर लौटे हैं, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। एक दिन पेकोरिन ने सपना देखा कि उसके पेरेंट्स ने उसे पहचानने से मना कर दिया है और वो फूट फूट कर रोने लगी। सुबह उठने के बाद उसने हमेशा की तरह पूरे एंथुजियाज्म के साथ सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, पर कैरल ने शिकायत शुरू कर दी क्योंकि पेकोरिन ब्रेड के अंदर अंडा डालना भूल गई है। पेकोरिन ने सच बताया कि उसे मार्केट में सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले क्योंकि शहर के मेन ब्रिज पर एक ड्रैगन ने घोंसला बना लिया है। गांव वालों ने रॉयल पैलेस से मदद मांगी थी, पर पता नहीं क्यों वहां से कोई जवाब ही नहीं आया। पेकोरिन ने बताया कि उसने खुद एडवेंचरस गिल्ड जाकर ये क्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। हालांकि कैरन ने नोटिस किया कि इस क्वेस्ट का रैंक उनकी औकात से काफी ऊपर था। इसके बाद कैरन ने पेकोरिन के आर्मर के शोल्डर्स का यूज करके खुद को डिफेंड किया और ड्रैगन को गालियां देते हुए ब्रिज से भगा दिया। उसी वक्त यूकी और बाकियों ने जंगल में एक रोप ट्रैप लगाया था और जैसे ही कैरन ने उसके ऊपर से जंप मारी, ड्रैगन उसमें फंसकर लड़खड़ा गया।
फिर क्या था, पेकोरिन ने अपना वेपन चलाया और ड्रैगन को ढेर कर दिया और खुशी के मारे सबको गले लगा लिया। उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो मास्क्ड शैडो पूरे वक्त उनके करीब ही था और एक मासूम मर्चेंट की आत्मा चुरा रहा था। फिर वो गिल्ड लौटे, जहां कैरन ने कंफर्म किया कि क्वेस्ट पूरी हो गई है और रिपोर्ट लिखने को कहा। यूकी ने खुद आगे बढ़कर रिपोर्ट लिखने का जिम्मा उठाया। जब वो गिल्ड से बाहर निकले, उन्हें पता चला कि ड्रैगन की मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई है और लोग पेकोरिन को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। इसके बाद पेकोरिन ने स्वीट्स खाने का प्लान किया और वो उन्हें उसी जगह ले गई जहाँ कोकोरो और यूकी पहले दिन गए थे। वहाँ पता चला कि लैबिरिंथ गिल्ड उस जगह की मालकिन है और वो सब हैरान रह गए जब उन्होंने यूकी को लड़कियों के ग्रुप के साथ देखा। शिनोबू उसे देखकर इतनी खुश हुई कि उसने उन्हें फ्री क्रेप्स ऑफर किए और कहा कि जितना मन करे उतना खाओ। बेचारी को ये नहीं पता था कि पेकोरिन का पेट एक ब्लैक होल है जो पूरा स्टॉक साफ कर देगी और फिर भी जगह बची रहेगी। उसी रात बरिस्ता एक पास के गांव में गई और देखा कि वहां के सारे रेजिडेंट्स को शैडोज ने खत्म कर दिया है। थोड़ी देर बाद यूकी ने सपने में अपनी पुरानी यादें रिकवर करनी शुरू कर दी और देखा कि उसकी मौत हो रही है, जिस वजह से वो चिल्ला उठा। शुक्र है एक हीड ने उसे उस सपने से बाहर निकाला और वार्न किया कि जो उसने देखा वो शायद उसका एक ऐसा पास्ट है जो वो कई बार जी चुका है और शायद एक ऐसा फ्यूचर जो अभी आना बाकी है। भाई, यूकी ने जो सपना देखा, क्या वो वाकई एक लूप का हिस्सा है और वो मास्क्ड शैडो आखिर अगला निशाना किसे बनाएगा? फिर उसने ये भी बताया कि जल्द ही एक बहुत बड़ी घटना यानी इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाली है, जिसके बाद उसने यूकी को वापस असली दुनिया में भेज दिया। यूकी की जब आंख खुली तो वो पसीने में तरबतर था। उसने तुरंत लड़कियों से कहा कि उसे तलवार चलाना सीखना है, तो पेकोरिन ने बिना देर किए उसे ट्रेन करने का ऑफर दे दिया। इसके बाद जब वो अपनी मूवमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहा था, कोकोरो उसे बड़े फख्र से देख रही थी, ये सोचते हुए कि यूकी की सारी मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। थोड़ी देर बाद जब वो सब लंच के लिए इकट्ठा हुए तो कोकोरो ने बताया कि शायद कैरल उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। जब वो उसका इंतजार कर रहे थे, पेकोरिन ने दो आदमियों को बातें करते सुना कि उन्होंने अपनी आंखों से प्रिंसेस युस्तियाना को देखा है और ये सुनते ही उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई। वो दोनों आदमी उसकी खूबसूरती की इतनी तारीफ कर रहे थे कि कोकोरो खुद ये दुआ करने लगी कि काश वो भी उसे एक दिन देख पाए, क्योंकि वो प्रिंसेस किसी फैंटेसी नॉवल की परी जैसी लग रही थी। बाहर कैरल बेचारी सड़क के कुत्तों को खाना खिला रही थी जब उसकी मुलाकात कुरुमी और शिरू से हुई और उन्होंने उसे ड्रिंक के लिए इन्वाइट किया। इससे पहले कि वो उन्हें भागने को कहती, वो विशाल परछाई जो अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी, अचानक उसके बगल में प्रकट हो गई। पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई और पेकोरिन को बाहर कुछ लड़के मिले जिन्होंने बताया कि कैरल शायद खतरे में है। असलियत में कैरल दूर से उस विशाल शैडो को देख रही थी जो शहर के लोगों को निगलने ही वाली थी, क्योंकि उसके ऑर्डर्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थे। भाई, ये लॉयल्टी भी काफी भारी पड़ रही थी। ठीक उसी पल पेकोरिन वहां पहुंची और सबको पीछे हटने को कहा ताकि वो अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर का सामना कर सके। कैरल जब पेकोरिन को देखा तो वो हाइडिंग प्लेस से बाहर आ गई, पर जब उन्होंने उससे मदद मांगी तो वो एक पल के लिए हिचकिचाई। उस हिचकिचाहट की वजह से शैडो उसे लगभग निगल ही गई थी, पर पेकोरिन ने आखिरी सेकंड में उसकी जान बचा ली। और भले ही पेकोरिन ने अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किया, पर वो शैडो और भी ताकतवर हो गई और एक भयानक धमाका हुआ जिसने कैरल को जमीन पर पटक दिया। पर जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि पेकोरिन ने उसे पत्थरों के नीचे दबने से बचाया था और अपनी बॉडी को खतरे में डालकर उसकी ढाल बन गई थी। क्योंकि पेकोरिन की पीठ एकदम खुली थी, शैडो ने बिना रुके उस पर हमला शुरू कर दिया। फिर भी उसने एक ट्रू हीरोइन की तरह सब कुछ सहा ताकि कैरल को प्रोटेक्ट कर सके, जिसका पैर मलबे में फंसा था। और जब शैडो ने एक महान अटैक तैयार किया तो पेकोरिन ने अपने आर्मर का एक हिस्सा कैरल को दे दिया ताकि उसकी डिफेंस बढ़ जाए और खुद सीधा उस अटैक के सामने कूद पड़ी। एक बेहद भयानक धमाके के बाद शैडो के चेहरे पर एक दरार आ गई और पेकोरिन थकान के मारे ढेर हो गई। रही बात कैरल की, जब उसने आखिरकार खुद को आजाद कर लिया तो वो भागी भागी अपनी दोस्त का हाल देखने पहुंच गई। जैसे ही पेकोरिन ने आंखें खोली, कैरल उस पर किसी फूलिश इडियट की तरह चिल्लाने लगी कि उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे क्योंकि उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले वो उसे छोड़कर जाने वाली थी। फिर भी पेकोरिन ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। कोकोरो तुरंत पेकोरिन की केयर करने भागी, जबकि यूकी ने मॉन्स्टर का अकेले सामना करने की तैयारी की। जैसे ही उसकी एनर्जी बढ़ी, उसकी यादें वापस आने लगी। तभी अचानक उसने अपनी पावर्स पर से कंट्रोल खो दिया, पर तभी एक विशाल दीवार प्रकट हुई जिसने उसे मॉन्स्टर से अलग कर दिया और उसने खुद को मलबे और धुएं के बीच खड़ा पाया। जब वो अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था, तभी बरिस्ता वहां आई और उसे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, उसके साले दोस्त उसके साथ ही हैं। उसी वक्त कोकोरो पैलेस के अंदर थी और वहां उसने पेकोरिन की एक तस्वीर यानी पोर्ट्रेट देखी जिसमें वो राजा और रानी के साथ थी। थोड़ी देर बाद पेकोरिन हॉल में दाखिल हुई और समझाया कि वो एक नए किले के अंदर है, पर अजीब बात ये थी कि वहां वो दोनों अकेली थी। तो कोकोरो ने उससे उस दीवार पर टंगी पोर्ट्रेट के बारे में पूछा और पेकोरिन ने जवाब दिया कि उसकी असली पहचान जस्टियाना वॉन एस्टर है, जो एंसेल की प्रिंसेस
प्रिंसेस है। इसके बाद उसने राज खोला कि उसके माँ बाप ने उसे एक मिशन पर भेजा था ताकि वो एंसेल के लोगों के बीच रहे और उन्हें समझे, ताकि वो देश पर राज करने के लायक बन सके। उसकी मम्मी ने उसे वो ताज भी दिया था जो वो आज भी पहनती है और समझाया था कि ये उसे हर नुकसान से बचाएगा, पर बदले में उसे बेहद भूख महसूस होगी। पेकोरीन ने वो तोहफा एक्सेप्ट किया और पूरे कॉन्टिनेंट का सफर किया ताकि अपना मिशन पूरा कर सके। पर जब वो घर लौटी तो मेन गेट के गार्ड्स ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, तो उसे मजबूर होकर किले के अंदर अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा। किले के अंदर वो अपनी मम्मी की मेड से मिली, पर उसने भी उसे पहचानने से मना कर दिया। जस्टियाना बेचारी किले के हॉल्स में भटकती रही, किसी ऐसे को ढूंढती रही जो उसे जानता हो, जब तक कि वो आखिरकार उस थ्रोन रूम तक नहीं पहुंच गई जहां उसके माँ बाप बैठे थे। भाई पेकोरीन तो असली प्रिंसेस निकली, पर उसके घर वाले ही उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। क्या ये वही इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसकी वार्निंग यूकी को मिली थी? उसने उन्हें बताया कि वो अपने सफर से वापस लौट आई है, पर हद तो तब हो गई जब उसके सगे माँ बाप ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ठीक उसी मोमेंट पर एक सफेद बालों वाली डीमन कमरे में दाखिल हुई और बड़ा झूठ बोल दिया कि असली प्रिंसेस यूस्टियाना वो खुद है। इस पॉइंट पर पेकोरीन को समझ आ गया कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही हर मैजेस्टी है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। मतलब असली विलन की एंट्री हो चुकी थी। अब कोई और रास्ता ना देखकर पेकोरीन ने पैलेस छोड़ दिया और अपने अतीत यानी पास्ट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने बिना किसी मंजिल के एक नया सफर शुरू किया और उसी दौरान वो यूकी और बाकियों से मिली। वहां से उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई। वो लोग साथ में अलग अलग क्वेस्ट्स करने लगे और हर तरह के लजीज खाने का मजा लेने लगे। पर भाई इतनी चीयरफुल दिखने के बावजूद पेकोरीन के दिल में एक डर हमेशा बैठा रहता था, दोबारा भुलाए जाने का डर, फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। इसी वजह से वो हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। इसलिए वो अक्सर उन्हें गले लगा लेती ताकि वो उन्हें याद रखने की और भी ज्यादा वजह दे सके। बेचारी का डर भी जायज था। जब पेकोरीन थक कर अपने घुटनों पर गिरी तो कोकोरो ने बड़े प्यार से उसे सहारा दिया और कहा कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी और गिल्ड में बिताए वो दिन उसके लिए प्राइसलेस यानी अनमोल है। ये बातें सुनकर पेकोरीन का सब्र टूट गया और उसने अपने सारे दबे हुए इमोशंस को खुलकर बहा दिया। पर उसे ये नहीं पता था कि कैरल दरवाजे से ये सब देख रही थी। इसके बाद कैरल ने अपनी नजर कोलिजियम की तरफ घुमाई और आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसकी असली जगह कहाँ है। उसने खुद को उस शैडो का सामना करने के लिए तैयार किया। उसी वक्त बरिस्ता ने यूकी को तसल्ली दी कि वो उसकी दुश्मन नहीं है और उसे उस जगह को याद करने को कहा जहां वो खड़ा था। यूकी ने रियलाइज किया कि ये जगह तो बिल्कुल रूलर अहिद के घर जैसी लग रही है। बरिस्ता ने तब बताया कि वो असलियत में उसकी अपनी गार्डियन एंजल थी और वो धीरे धीरे उसकी यादें रिकवर करने में मदद कर रही थी। फिर उसने यूकी के अंदर सोई हुई प्रिंसेस नाइट पावर के बारे में बताया, पर साथ ही वॉर्न भी किया कि बिना मेमोरीज के उस पावर का यूज करना उसके वजूद के लिए खतरनाक हो सकता है। उसने उन शैडोज के बारे में भी बताया जिन्होंने सैकड़ों लोगों की आत्माओं को निगल लिया था और समझाया कि वो शैडोज किसी बेहद पावरफुल चीज की मर्जी से बनी है। ये पूरी दुनिया असलियत में यूकी और उस शक्ति के बीच हुई लड़ाई का नतीजा थी। ये सच सुनकर यूकी की रूह कांप गई। असली दुनिया में गांव के लोग मलबे में पेकोरीन और बाकियों को ढूंढ रहे थे, तभी नाइटमेयर गिल्ड की तोमो वहां पहुंची और सबको तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर दिया। सिविलियन से बात करने के बाद उसने जून्स पैलेस के नाइट्स को पूरी सिचुएशन इन्फॉर्म किया। डिस्कशन के दौरान क्रिस्टीना वहां आई और उस लड़की में इंटरेस्ट दिखाने लगी जिसने बताया था कि वो एक तलवारबाज मॉन्स्टर से लड़ी थी और सबको बचा लिया था। जून ने उसे मिशन पर फोकस करने को कहा, पर क्रिस्टीना बोली कि इतने ताकतवर मॉन्स्टर का कैपिटल के इतने पास आना और किसी को खबर तक न होना काफी अजीब है। फिर उसने इशारा किया कि एंसेल के तख्त पर कोई मॉन्स्टर बैठा है और जून और तोमो को कंफ्यूजन में छोड़कर निकल गई। इधर कैरल जब विशाल शैडो से लड़ रही थी, वो अब भी अपने हर मैजेस्टी के फर्ज और पेकोरीन के साथ की दोस्ती के बीच डगमगा रही थी। बेचारी को यह तक नहीं पता था कि जिस प्रिंसेस की वो सेवा कर रही है वो एक फेक है और असली रानी तो खुद पेकोरीन है। आखिर में कैरल ने हार मानकर अपनी जान देने का फैसला किया, पर पेकोरीन ने फिर से प्रकट होकर उसकी जान बचा ली। हमारी हीरो हमेशा सही वक्त पर टपक जाती है। दूसरी तरफ यूकी को सारा सच पता चल चुका था और बरिस्ता ने वादा किया कि वो उसके दोस्तों को प्रोटेक्ट करेगी, पर यूकी ने बड़ी सख्ती से फर्मली कहा कि वो खुद अपने दोस्तों की हिफाजत करेगा, जिससे बरिस्ता को यकीन हो गया कि वो पहले जैसा ही है। ठीक उसी मोमेंट पर शिनोबू और लाल बालों वाली लड़की ने मैसेज भेजा कि लड़कियों को मदद चाहिए, पर बरिस्ता ने उन्हें वहीं रुकने को कहा और यूकी को अकेले एक्शन लेने दिया। इसके बाद उसने पैलेस तक का एक रास्ता खोला और यूकी को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पावर का एक हिस्सा दिया ताकि वो सबको बचा सके। यूकी ने मैदान जंग में एक धमाकेदार एंट्री मारी और सबकी ताकत को इतना बढ़ा दिया कि वो सब मिलकर उस शैडो का सामना कर सके। कोकोरो की एक्स्ट्रा सपोर्ट की वजह से पूरी टीम ने मिलकर उस शैडो को ढेर कर दिया और आखिरी बार हमारे हीरो यूकी ने ही किया।
लड़ाई खत्म होते ही वो अचानक उसी रेस्टोरेंट के बीच पहुंच गए जहां कुरुमी और शिरू अपने नुकसान पर रो रहे थे। जैसे ही वो दिखाई दिए, सब उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उनकी सही सलामत वापसी का जश्न मनाने लगे। इस सेलिब्रेशन के बीच पेकोरीन ने कैरल को सबके लिए थैंक यू बोला और उसे गले लगा लिया। और भाई पहली बार कैरल ने भी उसे वापस गले लगाया। नो मोर त्सुंडेरे फाइनली। और इस तरह जिंदगी दोबारा नॉर्मल हो गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। अगर आपको इसका सेकंड सीजन चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो बंद करने से पहले लाइक बटन दबाना मत भूलना ताकि हमारा हौसला बढ़े। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन एक्टिवेट करें ताकि आप चैनल का हर नया एनिमे देख सकें। अपने विचार कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं फिर से नए एपिसोड्स में। अलविदा। भाई सीजन तो खत्म हो गया, पर एंसिल के तख्त का असली राज अभी भी पर्दे में है।